अब तो रात में भी लोड शेडिंग बहुत बुरी तरीके से हो रही है। ये ब्लैकमेल करने के लिए सारे काम करते हैं। मुझे अपने बारे में पता चला गया मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आता। फाइनल टोपी कराई जाएगी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। डोंट यूज अर्के गुलाब या घर में लोग बेटनेसॉल के ड्रॉप्स डाल के आ रहे हैं। आप ग्लूकोमा की तरफ चले जाते हो। जिस वक्त बीमारियां इतना ज्यादा सर उठा रही हैं। पैकेजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैज गॉन डबल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ठीक से सोए होंगे। आप बताएं तलहा कैसे हैं आप? अगर आप भी ठीक से सोए, लोड शेडिंग हुई आपकी तरफ की नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग तो नहीं हुई। मैं नहीं कहूँगा कि लोड शेडिंग हुई, लेकिन यकीनन बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, टेम्परेचर्स अच्छे हो गए। कराची में बड़ा लू का राज था, वो ख़त्म हो गया, गर्मी का जोर टूट गया, बारिश आ गई, छोटे खड्डे बड़े हो गए, सड़कों में दोबारा पानी आ गया, दोबारा से वही मुश्किलात, दोबारा से ऑफ रोड। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर फौरन से बोल पड़ता है जैसे हल्की सी बारिश होती है कि भाई भुट्टो जिंदा है। ओहो, तलहा का तो फेवरेट डायलॉग हो गया। खैर तलहा, आपको पता है कल काफी सारी नई चीजें, अगर पॉलिटिकली हम देखें, काफी अच्छे से हम इस चीज को नहीं ले रहे, तो पॉलिटिकली काफी थोड़ी सी हलचल हुई है। खान साहब के एक इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी पेशकश की है और पहले से भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से ये बात मेंशन की है और कहा है कि वो सबके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पहले इलेक्शन की बात होनी चाहिए। शुरू से वो यही बात कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई हमें मिलकर काम करेंगे, दूसरी तरफ दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है कि तमाम सूबाई हुकूमतों से हम इस्तीफे दे दें, जब चाहे आवाम को सड़कों पर ले आएं। तलहा, ये क्लियरली खान साहब ने मेंशन कर दिया है और कल की जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि खान साहब अब शायद थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं। मैंने रात को प्रोड्यूसर साहब को कॉल किया और मैंने उनसे गुजारिश की कि यार वो जो मैं पिछले 4-5 महीनों से कहता आया हूँ वो जरा निकाल के दिखाइए अपने व्यूअर्स को मैं क्या कह रहा था, लेकिन सैडली वो नहीं दिखा सके। यकीनन माशाल्लाह। खैर, इमरान खान साहब ने भी वही बात की और जब उन्होंने कल ये बात की, तलहा ट्रस्ट मी, सबसे पहले मुझे आप याद आए थे। आपके कानों में मेरी आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजना शुरू हो गई थी। मैंने तलहा शुरू से ये बात कह खान साहब कहते हैं कि जब मैंने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट जा रहा है तो मुझ पर गद्दार का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि बागी हो गया है, लेकिन हकीकत यही है कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है और तमाम तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मुआशी आशारिया यही कह रहे हैं कि मईशत डूब चुकी है, मुल्क डूब चुका है, तबाही के दहाने पर है। लेकिन हर चीज छोड़िए वर्दा, खान साहब को एक सेकंड के लिए जरा साइड पे रखिए। गुज़िश्ता रोज एक खबर मेरे सामने से गुजरी जिसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा कि यार क्या डिफॉल्ट, क्या मईशत, क्या सियासत, क्या मुआशरत, हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। एमएलसी से खबर आई थी जब एक 7 साल बच्चे को कुत्ते घसीट कर ले गए और इतना खाया कि उसका ढांचा मिला, माँ बाप ने ढांचे से पहचाना कि वो बच्चा उनका है। तो अंदाजा कीजिए व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डू वी लिव इन, जहां पर इंसान के बच्चे, 7 साल का एक बच्चा किसी इंसान का कुत्ते खा जाएं, जंगली कुत्ते, और आप कुछ ना कर सकें। और फिर जो है रिपोर्टर उनसे पूछता है कि जी इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की, तो कहते हैं नहीं जी कोई कार्रवाई नहीं। क्या कार्रवाई करेंगे जी, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है। खैर जो हमारी मईशत की सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब है और सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो खैर इम्पॉसिबल है। जबकि अगर हम पहले कुछ अर्सा बात करें, जब खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त मईशत ग्रो कर रही थी तला, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, उसके बाद हमारी मईशत धप करके नीचे गिर गई। सैड, वेरी सैड। मीशत तो गिरी है नीचे, मेरे ख्याल से सियासत भी गिर गई है, मुआशरत भी गिर गई है, हजरत इंसान भी गिर गया है। और जब तक हजरत इंसान खड़ा नहीं होगा ये मुल्क भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। टॉप स्टोरीज भी तैयार की है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत से, ना नजर डाल लेते हैं डाल लें भाई, बड़ी मेहनत से तैयार की टॉप स्टोरीज। मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजर्स ये कहते हैं कि मुल्क अभी दिवालिया हुआ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हालात, ग्राउंड रियलिटी जो बता रही है हमें, दिवालिया हो चुका है। हम डिफॉल्ट से इतना डरते क्यों हैं? इस वक्त मईशत हमारी क्या डिफॉल्ट कर गई है, करने वाली है? IMF नाराज हो गया, कुचल दिया है ना, मसला बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे और फिर मुश्किलात होंगी। देखिए तलहा, बड़ी खबर जो थी वो आपकी चल गई है, आपकी शिकायत दूर हो गई है। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने यकीनन मेरा दिल खुश किया कि हम कब से कहते आ रहे हैं मुल्क गिर गया, मुल्क डूब गया, डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्ट कर गया, जब से डॉलर चढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं कान धरा था। लेकिन अब खान साहब भी यही कह रहे हैं और अब भी अगर कान नहीं धरा ना भाई
बड़ी देर हो जाएगी। अब भी तरह हो कुछ नहीं रहा क्योंकि आप सियासत जो है वो अखलाकियात से भी ज्यादा गिर गई है। क्योंकि हम सियासत के अलावा सैलाब ज़दगान के नाम के ऊपर जो सियासत कर रहे हैं वो उससे भी गंदी गिरी हुई डर्टी पॉलिटिक्स है। सैलाब मुतासिरीन के लिए मैं जरूर बात करूंगी आगे, लेकिन अभी हम नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। कप्तान की बड़ी पेशकश, मुल्की, मुआशी और सियासी अबतर हालात में मौजूदा हुकूमत को साथ काम करने की ऑफर दे दी। कहा हमारे पास तमाम सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे देने का ऑप्शन मौजूद है, जब चाहें अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। सैलाब ने जहां दही इलाके मुतासिर किए वहीं शहरी भी परेशान। छोटे शहरों में जल्दी और हाजमे की बीमारियां तो शहर में डेंगू और आंखों का वायरस फैलने लगा। माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। बुखार की आम गोली पैनाडोल मार्केट से गायब, शहरियों ने सवालात किए तो हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। कहा मुल्क में वसी पैमाने पर पैरासिटामोल के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्शन जारी है और पैदावार बंद होने में कोई सदाकत नहीं है। और तंज़ो मज़ा में पाकिस्तानी फनकारों का कोई सानी नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन का क्या मुस्तकबिल है, आज के शो में नाजरीन को बताएंगे। वजह सिर्फ फनकारों का नहीं, सियासतदानों का भी तंज़ो मिज़ा में कोई सानी नहीं है। जैसी सियासत वो करते हैं ना, शायद ही कोई दुनिया का सियासतदान हो जो उनका मुकाबला कर सके। तला मैं सैलाब मुतासरीन की बात करी थी। सैलाब मुतासरीन के नाम पे हुकूमत ने कैंप्स भी लगाए हैं, सिर्फ हुकूमत ने भी कैंप्स लगाए हैं, कितने फंड्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अगर देखें तो सैलाब मुतासरीन तक कोई इमदाद प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की साइड से नहीं पहुंची। तो मेरा यहाँ पे छोटा सा सवाल है कि अगर हम पूछना चाहें तो इसकी क्लैरिफिकेशन हमें कौन देगा? क्या इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है? मुल्क की जो बुरी सूरत हाल है उसके ऊपर तो हम सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन के नाम पे जो फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उसकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्या वो वाकई जेबों में जा रहे हैं या उससे फिर हमें 2 साल बाद पता चलेगा कि जी इसके ऊपर भी करप्शन के केसेस निकल आए हैं? 2 साल के बाद पता चलेगा कि फला की बीवी ने अपने अकाउंट में रख लिया था। आपको याद नहीं, एर्दोगान तैयब एर्दोगान जब आए थे तो उनकी बीवी ने नेकलेस दिया था ज़लज़ला मुतासरीन के लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने बोला नेकलेस मुझे पसंद आ रहा है, मैं रख लूं, और उनके हस्बैंड ने बोला बिल्कुल मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आप रख लें। उन्होंने रख लिया, फिर कई सालों के बाद उनसे वापस छीनना पड़ा। तो वही होगा। अभी भी सैलाब मुतासरीन जो हलीम आदिल शेख साहब जो पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, सिंध में बहुत एक्टिव रहते हैं, अभी जेल से निकले हैं कैद पाबंद से निकल के सलासल से, तो उन्होंने क्या बोला कि सिंध को वर्दा डुबोया गया है ताकि जब सिंध डूबेगा तो हम ज्यादा भीख मांगेंगे, ज्यादा इमदाद जमा करेंगे, हाथ फैलाएंगे, हमें फंड मिलेगा, हम अपने अकाउंट में डाल देंगे। हकीकत यह कि मुराद अली शाह सीएम सिंध जब गुज़िश्ता रोज अपने गांव गए भान सईदाबाद, तो वहां पर भी उनको बड़ी इज्जत का सामना करना पड़ा। माशाल्लाह से इतनी इज्जत मिली जिसकी कोई इंतहा ना हो। अब मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, खुदारा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पहले हम बिरयानी के प्लेट पे दिया करते थे वोट, अब 50,000 से कम में नहीं मानेंगे, 50,000 से कम में नहीं मानेंगे, वोट भी बिकने लग गए। खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, सियासत की सूरत हाल थी। लेकिन अगर हम कराची शहर की बात करें तो इस वक्त लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल किया। मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा था, आपसे ही पूछा था कि उम्मीद करती हूँ आप लोग सही से सो गए होंगे, क्योंकि दिन तो दिन रात में भी लोड शेडिंग इतनी बुरी तरीके से हो रही है कि लाइट जाना शुरू हो गई है, कहीं टूटी सड़कें हैं तो कहीं गंदगी के ढेर हैं। मसाइल ऐसे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हमारे। अब बारिश दोबारा से शुरू हो गई, जो थोड़ी बहुत सड़कें बनाने की कोशिश की गई थी वो भी मुझे लग रहा है कि दोबारा से टूट जाएंगी। और लोड शेडिंग क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, लेकिन अमीर जमात इस्लामी हैं हाफिज नईम साहब, नईमुर रहमान साहब, वो भी काफ़ी आगे पेश रहते हैं कराची के। खासतौर पर अगर हम बात करें तला, तो वो इसके कामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा आगे नजर आते हैं। कैंडिडेट भी हैं जमात इस्लामी के, और जमात इस्लामी वाहिद वो जमात थी, वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी वर्दा जिसने अपने एनजीओ के थ्रू, अल खिदमत के थ्रू सैलाब में बड़ा रिलीफ वर्क किया। बाकी जो सियासी पार्टी थी अपने एमएनए एमपीएस को बोलते जाओ यार देख लो जो तुम्हें करना है, पैसे पहुंचा दो वहां पे जाके। लेकिन जमात इस्लामी काफी एक्टिव था, हाफिज नईम साहब खुद बड़े एक्टिव थे, और मेयर के कैंडिडेट के हवाले से आई डोंट थिंक उनका कोई कंपटीशन भी है, कोई भी नहीं हो सकता। और के इलेक्ट्रिक का भी सबसे ज्यादा वही मुकाबला करते हैं, वही मुकाबला करने केसेस भी किए हैं। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, और जानने की कोशिश करेंगे कि के इलेक्ट्रिक का हुआ क्या है, चक्कर क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। अच्छा हाफिज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों में पहले सिर्फ दिन के औकात में लोड शेडिंग ने बुरा हाल करके रखा हुआ था, अब तो रात में भी लोड शेडिंग बहुत बुरी तरीके से हो रही है। 2-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि रात के औकात में कौन सी लोड शेडिंग करने की जरूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि कौन से ऑफिस चल रहे होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं आधी रात को? भाई असल में के इलेक्ट्रिक का तो मुसलसल ये काम है, जब गर्मी बढ़ती है तो लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं, जब ह्यूमिडिटी होती है तो इनके फीडर ट्रिप हो जाते हैं, और जब बारिश होती है तो इनके डिस्कनेक्शन शुरू हो जाते हैं।
ये ब्लैकमेल करने के लिए सारे काम करते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी का टैरिफ भी हासिल करें, अपनी मर्ज़ी का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हासिल करें और अपनी मर्ज़ी की गैस भी हासिल करें। और हुकूमतें इनको सपोर्ट करती हैं और जो सफ़र करते हैं यानी जो परेशान है वो कराची के 3-3.5 करोड़ आवाम हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जितनी भी इनकी IBCs हैं जहाँ पर कस्टमर सर्विस सेंटर हैं वहाँ रश लगा हुआ होता है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इनको इनकी मर्ज़ी के मुताबिक दे दिए गए हैं। ये अपने ख़राब और बोसीदा प्लांट चलाते हैं ताकि फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो और उससे भी ज़्यादा वो चार्ज करें, और जो निस्बतन बेहतर प्लांट हैं उसको बंद करके रखते हैं। अगर वही फ्यूल उन पर खर्च होगा तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे कम लगेंगे और लोगों के ऊपर कम हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि चूँकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आप हैरान होंगे कि लाहौर का जो डिस्कोज है लेस्को, उसके जो चार्ज वो जो लाइन लॉसेस हैं वो तकरीबन 11-12% हैं और जो इनके लाइन लॉसेस हैं वो तकरीबन 17% हैं। इसका मतलब है कि 17 साल की प्राइवेटाइजेशन के बाद ये इस काबिल भी नहीं हो सके कि लाहौर की सरकारी कंपनी से भी बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो आप मुझे बताइए कि फिर इनकी प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ? ना इन्होंने जनरेशन बढ़ाई, ना इन्होंने ट्रांसमिशन सही की, ना डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम सही किया, ना आपने जो है वो प्लांट इन्होंने कहा था 900 मेगावाट का आएगा वो चलाएंगे। लिहाजा अब होना ही ये चाहिए कि जितनी भी जनरेशन है वो फौरी तौर पर सरकार की तहवील में आए, NTDC से हमें बिजली मिले, इनको बीच से निकाला जाए और जो बिजली जितनी भी आ रही है सस्ती बिजली कराची के लोगों को मिलेगी, सस्ते बिल आएंगे, सबका भला होगा। दरमियान में ये कंपनी रखकर उसको प्रॉफिट देंगे, हम क्यों पालें इन सालिमों को जो हमें जो है बर्बाद कर रहे हैं? तो इसलिए हम इसके खिलाफ मुसलसल। लेकिन आप लोग तो ओवर बिलिंग के खिलाफ भी सिंध हाई कोर्ट गए थे ना, क्या आप लोग को लगता है कि नेपरा KE के खिलाफ कोई इकदाम हो पाएगा? कितनी उम्मीद है आपको इस इकदाम से? देखें, इस मरतबा ज़ाहिर है हम तो बहुत तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में के इलेक्ट्रिक के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई इस तरह से रिस्पांस नहीं आया कि फ़ैसले होते हों और के इलेक्ट्रिक उसमें बीच में आए और उसके ख़िलाफ़ भी कोई इक़दाम हो सके। पेंडिंग है सब चीज़ें। लेकिन पहली मरतबा मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो बेंच है उन्होंने संजीदगी से हमारी बात को सुना है और 2 हफ्ते का वक्त दिया है के इलेक्ट्रिक को। और मेरा ख्याल है कि मैं इन पर्सन भी इंशाअल्लाह ताला और हमारे वकला भी भरपूर तैयारी के साथ कराची के अवाम का मुकदमा रखेंगे और हम ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर घपला हो रहा है और किस किस तरह से ये कानून को बाईपास करके अपनी मर्ज़ी का टैरिफ हासिल करना चाहते हैं और किस तरह इन्होंने मुआहदात की खिलाफ वर्जी की है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि उसके बाद अदालत के पास ज़ाहिर कानूनी तौर पर यही चीज़ होगी कि वो कराची के अवाम के हक़ में फ़ैसला करें और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस। नईमुर रहमान साहब, आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने के लिए भी काम किया था, ये भी बताइएगा कि उस पर क्या हुआ और साथ साथ जो 17 साल के ऑडिट का आपका मुतालबा था उसका क्या हुआ? कोई पेशरफ्त हुई या बस? देखिए, ये काम बुनियादी तौर पर तो गवर्नमेंट के करने का है, लेकिन गवर्नमेंट तो ख़ुद पार्टी बनी हुई है। बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो और MQM, इन सब की इत्तेहाद, ये चारों जमातें के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्त हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। ये चारों जो है वो इनके खिलाफ एक्शन होने से रोकते रहे हैं। FIA में कोई चीज़ होने लगती है तो चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, ये चाहे असद उमर हो वजारत में, चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, सबके इलेक्ट्रिक के सहूलतकार हैं ये सब। जरदारी साहब ने तो उनको वैसे ही 50 अरब रुपए का की लाइबिलिटी जो है कौमी ख़जाने से अदा की थी और कंपनी के शेयर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए थे। तो ये सारे इनके सहूलतकार हैं, ये सब इनसे फ़ंड पकड़ते हैं। आरिफ नकवी सारी पार्टियों का मंजूर नज़र है, वो PTI को भी फंडिंग करता है, वो नून लीग को भी करता है, वो पीपल्स पार्टी को भी करता है और ज़ाहिर MQM तो बेनिफिशरी थी ही, उसी ने तो बेचा था काफ लीग के साथ मिलकर और मुशर्रफ के साथ मिलकर। इसलिए ये पार्टियाँ और हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती करते हैं। इनसे हमें लड़कर ही कुछ हासिल करना पड़ेगा, इनके खिलाफ प्रेशर बनाना पड़ेगा, 3-3.5 करोड़ आवाम निकल कर खड़े हों और फिर अदालतें अपना अगर फ़र्ज़ पूरा करें और वाक़तन वो फैसले करें तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद रंग लाएगी और कराची के अवाम को इस माफिया से निजात मिलेगी, वो माफिया जिसको सब सपोर्ट कर। राइट है। ये बड़ी में जमात इस्लामी हमेशा हम देखते हैं काफ़ी एक्टिव है, पेश है और हमेशा उनकी आवाज़ बनती रहती है। ये बताइए कि KE के मामला पर आवाम ने आपको कितना सपोर्ट किया है? डू यू थिंक कि KE पर आप जब आवाज़ उठाते हैं तो उसकी वजह से आपका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग हुआ है? देखिए, रिस्पांस है, हर दिल की आवाज़ है, हर दुखे हुए फ़र्द की आवाज़ जमात इस्लामी इस वक्त बन रही है। कराची को तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ही ओन कर रही है, बाकी तो सब जो है वो हुकूमतों में शामिल होकर मज़े ले रहे हैं। तो कराची के लोग अब जमात इस्लामी की तरफ इसीलिए देख रहे हैं। हर पार्टी का सपोर्टर, हर पार्टी का वोटर
अगर माजी में रहा है या इस वक्त भी किसी लीडरशिप को पसंद करता है तो कराची में वो जमात इस्लामी को चाहता है कि वो इक़्तिदार में आए। वो कराची में जमात इस्लामी उसकी तर्जुमानी करती है। यानी देखें, कोई भी पार्टी का सपोर्टर है वो अपने पार्टी लीडर को पसंद करता है, लेकिन बिजली का बम तो गिराती है ना क्या इलेक्ट्रिक, तो उसका ना पार्टी लीडर बोलता है ना उसकी पार्टी बोलती है उसके खिलाफ। तो उसके लिए फिर कौन सा रास्ता है सिवाय जमात इस्लामी के? उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जमात इस्लामी ही उनकी आवाज़ बन रही है और मुझे यकीन है कि हर गुजरते दिन के साथ इस सपोर्ट में इजाफा होगा। और हम ज़ाहिर है अकेले पार्टी कुछ नहीं कर सकती अगर आवाम की सपोर्ट ना हो। तो मुझे तो यकीन है कि हमारे जो आइंदा आगे चलकर आइनी जमहूरी पुरअमन एहतजाज होगा उसमें भी और अदालती कार्रवाई में भी, और इसी तरह से जो हम नेपरा में अपनी हियरिंग करते हैं उसमें आवाम की सपोर्ट हासिल होगी। आवाम के साथ मिलकर हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह लोगों के मसले हल भी होंगे और एक दबाव ऐसा पड़ेगा कि जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक माफिया को पीछे हटना लेकिन पड़ेगा। की जानिब से भी तो आवाम के लिए 200 से 300 यूनिट तक के ये सारिफीन को रिलीफ दिया गया था, तो आपको क्या लग रहा है उस पर कुछ अमल दरामद हुआ या कि सिर्फ वो सियासी बयान थे? देखें झूठ बोला, धोखा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM की जो मुत्तहिदा हुकूमत है, JUIP इसमें शामिल है और भी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। ये जो मलगूबा है PDM के नाम से, इस मलगूबे ने ये कहा कि पहले हमने 200 यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए, फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने 300 यूनिट के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए। फिर भी लोग धक्के खाते रहे, रुलते रहे इन जगहों पर जाकर IBCs में। कहा गया कि नहीं साहब अब ख़त्म हो गए, लेकिन फिर एक सुहानी सुबह मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने ख़त्म थोड़ी किए हैं, मौखर किए हैं। तो ये कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा इंशाल्लाह। और ये मसला तो पूरे पाकिस्तान का है। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि इन सारे लोगों के खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ पार्टी लीडरों और पार्टियों की सियासतबाजी की नजर ना हो, आप सिर्फ जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत ना करें। आप तेरा चोर मुर्दाबाद और मेरा चोर जिंदाबाद के पीछे न लगें। आप तवाहुमात और इल्यूजन्स और वाहमे के पीछे ना चलें, शराबों के पीछे ना दौड़ें, बल्कि आप जेन्युइन लीडरशिप में जिद्दोजहद करें। हाफिज साहब, आइए, सर्दियां आने वाली हैं, कुछ लोड शेडिंग में कमी मुतवक्की है आपकी नॉलेज के मुताबिक? या गैस की लोड शेडिंग शुरू? लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए इस वक्त। देखें, पूरे मुल्क में इस वक्त तो हमारे पास जो बिजली की पैदावार है वो पैदावार हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो क्यों नहीं NTDC से सारी बिजली सस्ती दे दी जाए कराची को, बीच से इसके इलेक्ट्रिक को जनरेशन से निकाल दिया जाए पहले मरहले में, और सस्ती बिजली मिलेगी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और इसके नतीजे में जो है वो कराची के लोग सुकून का सांस भी लेंगे। और ये जो गलत किस्म के फरसूदा बोसीदा किस्म के प्लांट चलाकर हम पर जो है वो ये मुसल्लत किए हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो अगर 1000 मेगावाट वो दे रहे हैं तो इस वक्त तो ये 2000-2500 मेगावाट भी दे सकता है NTDC से विफाक। तो वो दें कि इलेक्ट्रिक को बीच से निकालें, इनका प्रॉफिट भी ख़त्म होगा और बराह रास्त इसका असर आवाम की तरफ पड़ेगा। तो अनबंडलिंग होनी चाहिए जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन इसको अलग-अलग करना चाहिए। जनरेशन पूरी कौमी तहवील में लेनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए कंपनियों को इनवाइट करना चाहिए। तो कंपनियां आएंगी, कंपटीशन होगा और फिर इस बात की इजाज़त भी मिलनी चाहिए कि कोई भी फर्द इंडिविजुअल भी अगर सोलर सिस्टम से बिजली बना रहा है तो वो भी NTDC में डाल सकता है। कोई सनत जो है वो बिजली बना रही है तो वो भी NTDC में डाल सकती है। तो इस तरह 2 वे फंक्शन हो जाएगा, बिजली का मसला हल हो जाएगा। सादी सी बात है, इन बहुत पढ़े लिखे लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती कि ये सारे के सारे, या इनकी अक्सरियत, मैं सबको तो चोर नहीं कहूँगा, डाकू नहीं कहूँगा, ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चोरी और डाका पड़ता तो है। इनकी अक्सरियत जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े कारपोरेट स्टाइल के साथ लोगों के सामने नंबर्स पेश करते हैं, ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। खासतौर पर मैं के इलेक्ट्रिक माफिया के वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के बारे में कहना चाहता हूं कि जिनका काम ही ये है कि वो लोगों से ज़्यादा पैसे कैसे वसूल कर सकते हैं और अपने मालिकान को खुश कर सकते हैं जो ऑफशोर कंपनी के तौर पर मौजूद हैं। इसलिए सोल्यूशन भी मौजूद है और वायबल सोल्यूशन मौजूद है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए और ये मसला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। जो बातें बढ़ता मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मिली भगत है, नेपरा जो रेगुलेटर है पावर सेक्टर का वो खुद मिला हुआ है इस पूरी सिचुएशन में। यही वजह है कि हमारे यहाँ 2,500-3 हज़ार के इस वक्त सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर में। पहले भी हुआ था, उसको उतारने के लिए हमने बॉन्ड्स जारी किए थे, 1100-1200 अरब रुपए उतारे थे, दोबारा 2,500 अरब पे खड़ा हुआ है। ये सेक्टर सुधरने वाला नहीं है क्योंकि पैसा इतना है। तलहा कई दिहाइयों से बिजली का मसला पाकिस्तान में है और ये हल होके नहीं दे रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्यों हल होके नहीं दे रहा है? क्या इसको हल करना चाहते नहीं है? ऑब्वियसली पैसा है, डेफिनेटली एग्जैक्टली कमा रहे हैं, पैसा है, यही चलता रहेगा और मुझे लग रहा है हम इसी चीज को रोते रहेंगे और ये कभी सही होने वाला है नहीं। खैर, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक की जाने बढ़ते, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब कुछ बात करेंगे क्रिएटिव कंटेंट मेकर्स की। वर्दा, कौन है आपके पास? आपको पता है कि पाकिस्तान में तंज़ो मज़ा का नाम जब भी आएगा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह जैसे नाम, अनवर मकसूद साहब, इन जैसे नामों को हम कभी भी नहीं भूल सकते। सबसे आगे इन्होंने काम किया है और स्टैंड अप कॉमेडी को लाने वाले ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ईजाद करने वाले यही लोग हैं। पाकिस्तानी फ़नकारों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों के दिल जीत लिए हैं बल्कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस उन ममालिक में जहाँ उर्दू ज़बान सुनी जाती है, समझी जाती है और कही जाती है, वहाँ जो है कॉमेडी में पाकिस्तानी फ़नकारों का कोई सानी नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी था तलहा, आपको पता है कि जब हमारे स्टेज ड्रामों में अदा होने वाले जो डायलॉग्स थे वो हमारे पड़ोसी मुल्क की करोड़ों की बजट की फिल्म्स में जो है वो स्क्रिप्ट में कॉपी किए जाते थे। बल्कि अगर हम बात करें वहाँ के सुपरस्टार्स के नाम गिनवाना शुरू करूँ तो शायद हमारा सेगमेंट कम पड़ जाएगा, लेकिन वो गिनती कम नहीं पड़ी। जो आप जो गाने उनके कॉपी कर रही होती थी, सारी उनकी ट्यून्स उठा के पाकिस्तानी गाने बना रहे थे। हमने कोई इतनी ट्यून्स कॉपी नहीं की है। और अभी आपको नहीं पता ये जो नश पंजाबन वाला सीन हुआ है, आपको भी तो पता है ना, वो भी हमारे एक है ना, उनके 100-200। खैर आगे बढ़े। हमारे भी पुराने गाने बहुत से ऐसे हैं जो पड़ोसी मुल्क ने कॉपी किए और अपनी फिल्म में लगाए हैं, ये है, और बहुत हिट भी हुए हैं, ऐसा है। लेकिन मैं आगे चलूंगी और बात करूंगी कि लेकिन पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का मुस्तकबिल जो है वो अब देखा जा रहा है कि फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा, बहुत से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो आज भी ऐसे ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। उनका नाम है अली अब्दुल्ला, फेमस यूट्यूबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर कंट्रोल। अच्छा अली, ये गेटअप जो चेंज किया है, थोड़ा सा आपने मूछ छूट रखी है, ये अभी ये क्या ये पार्ट है किसी कोई कुछ होने वाला है, कोई कुछ आने वाला है फ्यूचर में, कुछ ऐसी प्लानिंग है? नहीं, मैंने बस ट्रिमर ले लिया था, टोटल ये हुआ था। जब भी मुझे लगता है कि लौंडे जो हैं ट्रिमर लेते हैं तो उनको, हर लड़के के अंदर एक छोटा बार्बर होता है, उसको एक बड़ी एक फैसिनेशन होती है उस मशीन से। मेरी जान अली, ट्रिमर से तो लोग ट्रिम करते हैं, तुमने उगा ली है। लग ऐसा रहा है कि तुमने को 100 एकड़ जमीन ले ली है और तुम्हें जाके हारियों को मुंह देना है। सैलाब भी आया हुआ है, सरकार भुट्टो के भी मौजूद है वहाँ पे लोग, इसीलिए तुमने रोज 2-3 घंटे जो है ना उसको टाइम दिया। एक्चुअली ये दाढ़ी के साथ था, ये पूरा एक पैकेज था। मैंने इस पैकेज को नाइट में तुमने नाइट वाला हिस्सा यूज, नाइट पैकेज खत्म हो गया, अभी डे बचा है, अभी डे है। तो ये बस एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं सारी जो मशीन के वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्लिप्स, उनको मैं ट्राई कर रहा था कि यार कहाँ से कहाँ तक बात जाती है। तो वो मैं फाइनली यहाँ तक जब अपनी स्किन तक आ गया और मैंने इसको हाथ लगा के देखा तो मैंने फिर कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, चेंज कर लो, थोड़ा चेंज कर लो। सही। अच्छा मुझे ये बताएं अली कि आपको क्या लगता है कि एक एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन अब पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? अच्छा, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्टेज और स्टैंड अप कॉमेडी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली कराची के अंदर ख़ास तौर पे स्टैंड अप शोज़ और इसका एक बड़ा एक कल्चर सा बनता चला जा रहा है, ऑडियंस डेवलप होना शुरू हो चुकी है, वीकली शोज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, ये खाली ये नहीं है कि आप आएँ और आपको चंद एक जोक सुनने को मिले और आप चले जाएँ, तो इट्स अ प्रोसेस। तो वो एक पूरा एक फाइनली इवेंट्स होना शुरू हो चुके हैं, एक स्टोरी बिल्डिंग होती है पूरी उसके पीछे, या नहीं जस्ट आप लोग एक रैंडम करते हैं? अच्छा, दो चीज़ें, एक तो इम्प्रोव है, इम्प्रोव स्टैंड अप्स वगैरह भी होते हैं, फिर उसके अलावा जिसके अंदर हमारे पास लॉल वाले हैं, कराची का बड़ा फेमस ट्रूप है और बहुत अमेजिंग वो लोग वॉइस करते हैं। अच्छा, कॉमेडियंस जो होते हैं वो लाइफ के ऊपर अपना टेक बता रहे होते हैं कि यार मैंने ये चीज़ की, मैं जब मैं कॉलेज में था तो मैं बंक करता था तो उसका ये था, अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हुआ तो उसके ऊपर इसका एक एंगल और भी है, मैं जो है मेरा ऑफिस का पहला दिन कैसा था, जॉब ये वो एंड ऑल दैट। तो अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे होते हैं और लोग उसके साथ जो है एक रिलेटेबिलिटी अपनी फील करते हैं और वो एक मज़े का सीन। अली, अब हमारे शो पे जब कोई सिंगर आता है तो हम उससे बातें कम, गाने ज़्यादा गवाते हैं। कोई कॉमेडियन आया तो आपसे हम सवाल कम, जरा कुछ कॉमेडी सुनना चाहते हैं, तो कुछ एक टीजर हो जाए प्लीज। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रिश्ता प्रोसेस के ऊपर मैं यही आने वाली थी कि एक इनका रिश्ता प्रोसेस है जिसमें रिश्ते के लिए गए थे, और मैंने कहा था कि वो आप हमें बताइएगा कि वो हकीकत थी आपके साथ वाकई कि अभी आपने स्टार्ट थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपकी रियल लाइफ में होता है उसी को आप लोग एज ए कॉमेडी जो है वो लेके आते हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है आजकल किस्सा, तो वो हकीकत में आपके साथ हुआ था या ये सिर्फ एक इनैक्टमेंट थी? एक्चुअली अब इतनी बात जब इतना खर्चा हो ही गया है तो 2 चिप्स भी ले ही लेते हैं। तो वो सीन एक नहीं, एक्चुअली हुआ था। रिश्ता प्रोसेस जो है वो एक यूनिक प्रोसेस है, मतलब कि आप वहाँ जब भी
लड़का देखने या लड़की वाले जब देख रहे होते हैं एक दूसरे को, वो एक बड़ी यूनिक सेटिंग है। सही है, यूनिक है या वियर्ड सेटिंग है? यूनिक एंड वियर्ड, आप उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ये एक अजीब सा सीन है। अच्छा, अब आप हर इंसान को, बंदे को भी और बंदी को अपने बारे में नए नए फीचर्स पता चलते हैं कि यार मेरे अंदर क्या क्या और चीज़ें। तो जैसे मुझे अपने बारे में पता चला कि यार मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आता, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था इस्तिखारों के अंदर। और अच्छा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ऐसी फाइनल टोपी कराई जाएगी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कि लड़की के अब्बा जो है मुझे कह रहे हैं कि देखिए बेटा, आप हमें तो अच्छे लगे बट आप अल्लाह पाक को हमारे लिए ना अच्छे नहीं लगे। अच्छा, हमने कहा ये अजीब सा सीन हो गया। देखिए, आपको करनी हो ना करनी हो, रिजेक्ट होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन इस्तिखारे का ही बहाना होता है, बस सबको पता है ये कहीं भी कोई भी आप रिश्ते के लिए जाए, आपको कह रहे हैं जी हम इस्तिखारे के बाद आपको जवाब देंगे, तो समझ में आ जाता है कि जी यहाँ पर तो बिग नो है, टोपी हो चुकी है। अच्छा, मेरी अम्मा अब्बा को लगता था कि मैं कोई छुप के ऐसा भयंकर कोई गुनाह कर रहा हूँ जिसका कोई 360 इफेक्ट जा रहा है। मैंने कहा यार ये ना टू मच हो गया, गुनाह चेक करने पड़ेंगे, इनको निकाल लो आप। मैंने अपनी सारी गुनाहों की लिस्टें निकाल ली, सगीरा एक तरफ कर लिए, कबीरा एक तरफ हो गए। अच्छा, कुछ गुनाह तो डिस्कस नहीं हो सकते, वो पर्सनल होते हैं, हम उनको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, कुछ गुनाह मुझे ऐसा लगता है कि वो फरिश्ते भी शायद कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल बचपन के, जैसे कि नौकरी लगने से पहले तक मेरी जो इंटरनल इकॉनमी थी वो धनिया पुदीना के पैसों में गबन करके चलती थी। 30 रुपये का पाव आ रहा है, आपने 50 रुपये का डिक्लेयर किया हुआ है, पूरी एक दुनिया आपने बनाई हुई है। अच्छा, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार अगर ये गुनाह देख के शादियाँ हो रही होती, अमाल नामे देख के, तो पता नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान में तो कैसे कैसे लोग शादीशुदा हैं। और एक नहीं, दो तो दिखती बहुत सारे। मैं क्या बोलूँ, मतलब कि हमारी पूरी एक सियासतदान है, मतलब कि वो तो किए जा रहे, रुक ही नहीं रहे। पता नहीं उनके इस्तिखारे कौन निकाल रहा है, क्या सीन चल रहा है। तो अच्छा, मुझे बहरहाल किसी ने कहा कि आप एक काम करें अली भाई, ये गुनाह चेक करते रहेंगे, अपने आप को आप डिप्रेशन में डालेंगे। इस्तिखारे को इस्तिखारा काटता है, आप भी इस्तिखारा निकलवा लें। तो मैं कारी साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा कारी साहब चेक करें, मुझे बड़े खुश हुए कि क्या करना है। मैंने कहा भाई आपने इस्तिखारे में मुझे चेक कर। तो उन्होंने बहरहाल अपना हिसाब किताब किया। अच्छा, मुझे इस चीज़ की एक अंदाज़ा हुआ कि हर बंदे की अपनी एक ऑडियंस है। लड़की वालों का कि जो कारी साहब है वो उनकी ऑडियंस थे, मैं अपने कारी साहब की ऑडियंस था। उन्होंने मुझे मेरी मर्ज़ी का जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई आप बिल्कुल सही हो, आप 100% हो, आप गुड टू गो हो, आप जाओ। मैंने अम्मी को बोला अम्मी अब हमारे पास इस्तिखारा आ चुका है, बैटल ऑफ इस्तिखारे का ऐलान करें। तो हम उनके पास जब पहुँचे तो लड़की वालों को हमने कहा कि भाई अब तो सीन ऑन है, क्या करना है। उन्होंने बोला आपको समझ में नहीं आ रही कि हमें आपसे नहीं करनी। यार तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये मतलब नहीं, एक वो भी था ना जिसमें आप बता रहे थे, कहते हैं कि लड़की के दादाजी आके आपके साथ बैठे थे तो बहुत ही एडिट कर गए बीच में, क्या हो गया अली आपको? मुझे दादा की शक्ल याद आ गई, मुझे याद आ गई मुझे एकदम से। एक्चुअली हम लोग मैंने अम्मी को बहुत एक टाइम दिया हुआ था कि हम लोग एक जगह जाएंगे रिश्ता देखने के लिए, और आपकी पसंद का रिश्ता था? नहीं, वो उस घर में नहीं जा पा रहे अभी तक हम। अभी तक उस घर में जा नहीं पा रहे, इस्तिखारे में हाँ भी नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो अच्छा, अब सीने हुआ था कि वो हमें जाना था। मैंने अम्मी को मैं टोपियाँ कराया था, इस हफ्ते उस हफ्ते, और फाइनली मैंने जो टाइम दिया हुआ था तो उस रात से पहले हम लोग कहीं ट्रिप पे चले गए, और सुबह 4 बजे वापसी हुई, और अम्मी ने 8-9 बजे मुझे उठा दिया और कहा कि भाई जाना है। और वो आँखें अजीब लाल और बिल्कुल पता नहीं नींद की वजह से, और अजीब सूरत हाल हुई भी थी। अब जल्दी में कपड़े भी नहीं मिल रहे, तो मैंने वो जीन्स की शर्ट और उसके ऊपर टी-शर्ट और एक पी कैप और लगा के मैं जॉगर्स पहन के आ गया। अब्बू ने मुझे देखा, वो वैसे ही गिव अप कर चुके हैं मेरे ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अब तो जाना है, ऐसे ही चलते हैं, अब क्या हो सकता है। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे तो किसी को अंदाज़ा हुआ ना, वो उनके साथ उनके दादा को एक शदीद तरीके से अंदाज़ा हो गया। उनको लगने लगा कि यार ये लड़का जो है ना सही नहीं है। हमें देख रहे कि यार ये ना, या तो ये हाई है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है, ये बहुत नीचे से आ रहा है। अच्छा, वो एक इतना बड़ा सोफ़ा था और उसके ऊपर, उस सोफ़े के ऊपर दुबला पतला सा मैं यूँ करके बैठा हुआ था। वहाँ मुझे ये पता चला कि फ़ालतू गुफ्तगू करना भी एक आर्ट है। ये एक आर्ट है, इसके अलग से पैसे हैं। हम एक पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है सर इस पे, पूरे एक निज़ाम के ऊपर। तो अच्छा, भी मैं वहाँ पे मैंने ये भी लर्निंग हुई कि भाई आप 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आते हुए कोई मुश्किल तो नहीं हुई,
अच्छा, यहाँ से एक बड़ी एक लामहदूद गुफ्तगू शुरू हुई। जी आपका घर, मेरे अब्बा फ़ौजी हैं, तो जी आपका घर नॉर्थ वेस्ट में है, तो हम यहाँ से ईस्ट से आ रहे थे, तो एक टाइम था यहाँ से एक टनल थी, तो खैर अच्छा जी इस पे आधा एक घंटा वहाँ निकल गया। फिर कि गर्मी नहीं हो गई? हाँ जी गर्मी बिल्कुल, हाँ ग्लोबल वार्मिंग तक है, इसमें रूम आप जा सकते हैं, वहाँ से वापस आ सकते हैं। अच्छा फिर तीसरा खाने में क्या खाते हैं सर, चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इमरान खान तब्दीली लाएगा कि नहीं लाएगा? ये आजकल सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। ओहो, इसमें तो पूरी रिश्ते पक्के हो जाते हैं। भाई लोग भूल जाते हैं कि कोई और लोग भी बैठे हुए हैं। वो नहीं ये तो ये होगा। फिर अच्छा, हर एक के पास एक बंदा होता है जो कि एक अंदर का होता है, जिसके पास सारी डिटेल आ रही होती है। फिर एक रिश्तेदार होते हैं, एक एजेंसी में होते हैं, फिर एक जो है बिक्री भी करते हैं। नहीं मुझसे नहीं हो पाती। अच्छा। ये कैसे हो गया? क्या चीज़? ये कैसे हो गया? अच्छा मैं समझ रहा था आप सब कुछ कर जाते हैं ना, आपने कहा मिमिक्री मुझसे नहीं हो पाती, लग रहा है कुछ और हो जाए इसकी। नहीं मिमिक्री एक्चुअली मेरा थोड़ा सा लिप्स का एक हल्का सा मसला है। ये तो अच्छी बात है, ये तो स्ट्रेंथ है आपकी, इसको वीकनेस ना समझिए। नहीं वीकनेस, मैं उस पर खेलता हूँ, इसको बताओ, इसलिए मजा आता है। तो लोगों को हंसाना अली आजकल जो है ना, सोसाइटी इज वेरी सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, हर किस्म की बुराई मैक्सिमम पे पहुंची हुई है। 2 नंबर काम में हम नंबर 1 है। ऐसे में आप स्टेज पे जाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, एंड आई टेल यू डिड अ ग्रेट जॉब राइट नाउ, वी हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू यू। लोगों के चेहरे पे उनको वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एंटरटेन भी हो रहे होते हैं, लेकिन बाँछे खिलने में थोड़ा चैलेंज होता है उनको स्टेज पर लेकर आना, कि वो कह लगाना शुरू हो जाएं और खुश हो जाएं और ओपन हो जाएं आपके सामने। वो एक दीवार होती है जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग शोज होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट शोज। जब हम लोग ऐसे फॉर एग्जांपल PNG या इधर किसी ऐसी कंपनी में कहीं जाएं, तो वहाँ पे चूंकि वो बड़ी एक स्टिफ होके बैठे हुए होते हैं कि यार अगर मैं इस जोक पे हंस दिया तो मेरा बॉस मुझे जज करेगा कि यार इसका ये अच्छा इस टाइप का आदमी है ये। तो उसमें सबसे जो हम लोग कोशिश करते हैं वो ये करते हैं जो उनके बॉस हैं, CEO हैं, उन पे सबसे पहले चले जाए, उन पे अटैक किया जाए, उनको पकड़ लिया जाए। उनके साथ जो 2-3 बैठे हुए होते हैं उनको आप तबाह बर्बाद कर दें, उसके बाद कहानी जो है ना वो एक बड़ी स्मूथ सी हो जाती है। अली वाई रोस्टिंग इतना क्यों बढ़ गई है? पहले तो होता था ना, चले कॉमेडी होते थे, जोक्स होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे, टॉपिक्स होते थे, इस्तिखारा आपने निकाल लिया। लेकिन आजकल नोट करें, जब से रोस्ट मशहूर हुआ दुनिया भर में कि आपने एक सेलिब्रिटी को लाना है, बिठाना है और उसकी इतनी बेइज्जती करनी है कि लोग हंस के पागल हो जाए, तो ये बेइज्जती में इतनी जो एंजॉयमेंट लोगों को मिलती है, ये भी एक अजीब सी चीज है। और उसको रोस्टिंग का नाम दिया जाए, अगर आप बात करें तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि जी बुरा भी ना लगे अल्फाज और हो भी जाए। अच्छा, ये लोगों ने, ऑडियंस ने खुद इस्टेब्लिश किया है। मतलब ये थोड़ा सा एक अजीब सा फिनोमेना है। आपने इवन ये भी देखा होगा, अब आजकल कोई बाहर माइक लेके जाता है तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं कोई वियर्ड बात कर दूं, ऐसी बात कर दूं कि मैं मीम बन जाऊं। तो ये एक फिनोमेना सा बनता चला जा रहा है। इवन ऑडियंस के अंदर भी लोग चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनके बारे में कोई एक बात हो, उसकी वो अटेंशन मिल जाए, वो शायद लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फील कर ले। तो ये एक अजीब सा एक फिनोमेना बनता चला जा रहा है, और ये इसी वजह से उसकी फिर वो जब एक नीड आती है तो फिर लोग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आप करते हैं रोस्टिंग? मैं इतनी नहीं करता, मैं कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, लेकिन आप यूट्यूबर भी हैं, वहाँ पे मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं। तो पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था या पहले कोविड ने बना दिया यूट्यूबर? कोविड ने यूट्यूबर बना दिया। स्टैंड अप शोज जो थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, सीन ऑन था, कोविड आया सब बंद हो गया। तो अब हमें समझ में नहीं आया क्या करें। मैं और ताबिश हाशमी, बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो हम लोग ऑफिस में भी साथ कोलीग थे और रहते भी एक जगह पे थे और शोज़ भी एक साथ करते थे। तो हमने कहा यार अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमने फिर ना एक क्वारंटीन वाला शो के नाम से एक शो शुरू किया, जो कि वो इतना अमेजिंग एक हैपनिंग सा सीन बन गया। अच्छा, शुरू में हमें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब का सीन क्या है। तो हमने कहा यार चैनल बनाते हैं, उसका नाम क्या रखें। तो हमने उसका नाम घंटा, कुछ याद नहीं ना, घंटा TV रख दिया। अब उसको चेंज करना हमारे लिए एक अजियत बन चुका है कि अब उस पर इतनी ज़्यादा ऑडियंस है। तो वहाँ से हमने यूट्यूब वगैरह शुरू किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा सीन बन गया और वो काफ़ी उसके व्यूअरशिप अच्छी चली गई। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी जगहों के ऊपर
एक्सप्लोर करना शुरू किया, फेसबुक पे पेजेस बनाए। अच्छा, अगर हम बात करें कि एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन की, जैसे कि अगर हम मीडिया पर्सनालिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे अक्सर उनको जो है, अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाएं तो उनको वो लेवरेजेस नहीं मिलते जो किसी वाइट कॉलर जॉब या ऑन जॉब पर्सन या बैंक जॉब या इंजीनियर को मिलते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडियन का क्या है कि देखिए आर्टिस्ट तो फिर भी एक्टर है या कोई सिंगर है तो वो तो वैसे भी फेमस हो जाता है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन कहाँ खड़ा होता है यहाँ पे फ्यूचर में आके, कि क्या उनको कॉमेडी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए या यही इसको एज ए प्रोफेशन लेके वो फॉलो कर सकते हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर है? अच्छा, अभी तो भी एक मैच्योर होती जगह है ये, मतलब जिस तरह हम यूएस या कनाडा के अंदर ये एक पूरा एक प्रोफेशन है कि क्लब्स हैं, आप वहाँ जाएं, परफॉर्म करें, आपको गिग्स मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर भी एक बड़ी हैपनिंग सा एक सीन है। पाकिस्तान के अंदर हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप नौकरी छोड़ के सिर्फ इस काम पे लग जाएंगे। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं सारे 2 डिग्रीज वाले हैं इस वक्त, सब जॉब करते हैं। अब ताबिश भाई सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, मैं खुद सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ, प्रॉपर 9 to 5 जॉब करता हूँ, पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके साथ साथ जो दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो ये एक आपको करना तो है क्योंकि शोज़ इतना टोटली आप इसको एज ए प्रोफेशन लेके रिलाई नहीं कर सकते। या तो आपका यूट्यूब और आपका डिजिटल सीन इतना हैपनिंग चल रहा है, इतना अच्छा है कि आप उससे कुछ बना सकते हैं, बट मैं कहूँगा स्टिल आप अपनी जॉब के ऊपर जरूर फोकस करें क्योंकि वो वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिलती है ना कंटेंट की, रियल लाइफ और सब चीज़ों की, वो आपके आर्ट के अंदर जो है बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। आपको कब फील हुआ कि आप एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन काम कर सकते हैं? शुरू से शौक था, बचपन में कुछ आइडिया हुआ या ऑफिस जाके या यूनिवर्सिटी लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं, ताबिश भाई की वजह से हुआ। शादी हुई आपकी? नहीं सर, मैं बता तो घुमाता चला रहा हूँ, लगे मैं जब भी तो इतने सारे उन्होंने बता दी कहानी। शादी होगी, नियत कर लिए मैंने। नियत तो कर लिए, लेकिन अल्लाह नियत कबूल करेगा। साफ दिल से नियत की है, को आपने वजू करके नियत की है, 2 रकात नफल पहले पढ़े नहीं पढ़े, या फिर बस मैंने चिप्स का पैकेट खोला और कर ली नियत? प्लान बना लिया मैंने। अच्छा। डेटिंग ऐप्स पे प्रोफाइल्स भी बना लिए मैंने। ठीक है। और अटेम्प्ट्स भी मैं करता रहता हूं। ऐसी मूंछों वाली तस्वीर के साथ तो भाई वो बिहारी मेलसी और इस तरह मैंने नहीं फिल्टर मैंने एक तो वो रखा हुआ है, डिस्टेंस रखा हुआ है, ये मेरे टारगेट जॉनर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अच्छा, सोशल मीडिया पे होने का फ़ायदा ये कि आप फीडबैक लेते रहते हैं, हाँ भाई मैं सही लग रहा हूँ, एक्सेप्टेबल है, क्या वेव है, एनर्जी मैच कर रही है। कितना मांग रहे हैं आप? अच्छा, मैं नहीं मांग रहा। आप नहीं मांग रहे? हाँ, मैं लेन देन की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। ओके। जाना भी नहीं चाहिए, शो में बैठ के बात करो तो मैं यहाँ पे इनको कट कर दी कि मैं इस चीज़ से सख्त अगेंस्ट हूँ। तो भाई लड़का लेके जा रहा है जहेज, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों? मेरे वाले तो बेटी के माँ-बाप है ना। नहीं 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 नहीं, मैं अपने शो पे इस बारे में बात नहीं होने दूंगी। नो डाउरी, सबसे अगेंस्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लड़की की जो जहेज होती है, लड़का ले जाए तो उसके लिए कोई और वर्ड होता है ना। अच्छा, यानी कि जाना जहाज जहेज नहीं है, जहाज चाहिए। राइट। आपको कब फील हुआ, आपने बता रहे थे कॉमेडी के लिए? हाँ, तो मैं आई एम 33, तो मैंने व्हेन आई वाज 28 तब मुझे पहली बार फील हुआ। फील क्या हुआ, ताबिश भाई जो थे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते थे, मैं भी करता था, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम ये जो किस्सा सुनाते हो ना, ये वाला, तुम ये एक शो हो रहा है वहाँ पे जाके सुना दो। ताबिश ने कहा? ताबिश भाई ने कहा अच्छा, हमें लगता ही नहीं था क्या कि ये मतलब मूवी फाइटिंग का इतना स्कोप होगा, ये काम कमर्शियल लेवल पे हो रहा होगा, लोग टिकट लेके सुनने के लिए आ रहे होंगे, तो ये तो कोई आइडिया नहीं था। फिर मैं पहली बार एक स्टैंड अप शो पे गया, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो थोड़ी देर बाद लगा कि हाँ यार ये हो जाएगा, ये हो सकता है। तो अच्छा, इत्तेफाक से उस शो के ऊपर ना FM 89 और डॉन वाले आए हुए थे, और वो एक बहुत बड़ी एक कॉमेडी नाइट होती है रमज़ान के अंदर, एक स्माइल टिल सहरी के नाम से, तो उसका वो ऑडिशन टाइप चल रहा था वो सब। उनको लगा कि मैं कोई 5-10 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया उसके अंदर। अच्छा, हम आगे वो नाम वाम भी डल गया। मैंने ताबिश भाई से पूछा, मैं कहा ताबिश भाई यार वो तो एक फ़ोन आया है डॉन से, वो कह रहे हैं कि शो पे आना है, तो क्या होगा? तो ताबिश ने कहा यार कितने बंदे आए थे इस वाले शो पे? मैंने कहा 40 लोग थे। 70, इससे इतने होंगे, और वैसे भी 2 लाइनों के बाद तो दिखता ही नहीं है कुछ आगे, अंधेरा होता है, बस हो जाएगा सीन। हमने कहा हाँ ठीक है, सीन कर निकाल लेंगे। अच्छा, वो था PACC के अंदर। अच्छा, अब हम पहुंचे PACC तो देखा कायदे आजम की रेजिडेंसी तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, BP बस निकलना शुरू हो गया। उनका तभी भाई मेरे ख्याल से वापस चलते हैं और कह देंगे यार घर पे कोई इमरजेंसी हो गई थी और ये वो। कहेंगे नहीं अली भाई अब बहुत देर हो चुकी है, अब यहाँ से वापसी नामुमकिन है, ये तो करके ही ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पहुँचे तो देखा जी बाहर वो निक्सन कॉलेज के बड़ी यो से लड़के लड़कियाँ ब्लैक T-शर्ट्स में और चीज़ें पहनी हुई, आए सर आप ये वो फलां ढिमका।
और वॉकी टॉकीज और अजीब लग रहा, और मतलब कि ना वो सूरत हाल बिल्कुल बर्बाद सी हो रही। अंदर गए तो अंदर जुनैद अकरम, अली गोल, फ़ायज़ा और ये सब लोग, और इनका पेशेंस कमाल, मतलब सुकून गया, कुछ करना ही नहीं है, बस जाना है और सीन ऑन है। और लोगों की ना वो शोर मचाने की आवाज़ें आ रही हैं, और मैंने कहा यार ताबिश भाई तो यार वहाँ फाइनली यू नेल दैट इवेंट, और फिर वहाँ से आप स्टार्ट हुए। बिल्कुल, अगले दिन आर्टिकल आ गया अखबार में, और ये वो एंड ऑल दैट। चले, थैंक यू सो मच अली अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी दुआएं हैं कि आप इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की करें, बहुत फेम आपको मिले इंशाअल्लाह ताला, और इसी काम में आप आगे बढ़ते हैं, लोगों को हंसाते रहें। हम अल्लाह की शादी भी कराई, अल्लाह ताला आपकी शादी भी करवा दे बगैर जहेज के, बगैर जहाज के, लड़की लाए तो जहेज, लड़का लाए तो जहाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आज दुनिया भर में हौसला अफजाई का दिन मनाया जा रहा है वर्दा। हाँ, आप सुना आजकल घर पे खाना अच्छा बना रही हैं? ओह थैंक यू सो मच। और तलहा आप भी आजकल काफी अच्छा कर रहे हैं क्या काम। अच्छा हम आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं भाई। मैं तो हौसला अफजाई करना चाहूँगा सारे टैलेंट की, जिस तरह अली है और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिस तरह दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। थिएटर बड़ा अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में, 14 अगस्त चल रहा है, सोल्ड आउट है, टिकट लेने का नहीं मिला, लेकिन आई वुड से पाकिस्तान में जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह में उम्मीद रखिए, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, और वो आपकी मेहनत देख रहा होता है, और यकीनन मेहनत में ही अजमत है। हौसला अपना बुलंद रखिएगा। और तलहा मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो घर बैठे मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनका मैं ज़रूर उनको चाहूँगी कि अप्रिशिएट करूँ कि बहुत सी ऐसी होम शेफ्स हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घरों से काम कर रही हैं तलहा, और बहुत छोटे लेवल पर उन्होंने काम शुरू किया था, आज बहुत बड़ा हो गया उनका, तो वी रियली अप्रिशिएट देम। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेकिन प्रोग्राम जारी रहेगा, फेमस जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और कल की बारिश के बाद सबके मूड बहुत अच्छे हो गए, सबने बहुत एंजॉय किया, पकोड़े शकोड़े खाए, चाय वाय भी पी, मैंने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह डाली थी। खैर बहुत अच्छा मौसम हम लोगों ने एंजॉय किया, और आज भी प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है कराची में, लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करते हैं मुल्क के पाकिस्तान भर में आज किस तरह का मौसम रहेगा। तो पाकिस्तान भर के अगर ज़्यादातर शहरों की हम बात करें तो मौसम वहाँ पे गर्म रहेगा, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, लाहौर और कराची समेत अंदरूनी सिंध के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर हम पाकिस्तान के मौशी हब यानी कि कराची की बात करें तो कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शहर में हब्स की कैफियत बरकरार है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कराची में इस वक्त, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इलाकों में बादल जो है वो छाए हुए नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि हमने पहले कहा आपसे कि बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों यानी कि थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर ख़ास में आज भी बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार है और शहर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाओं का साया भी बरकरार रहेगा। ताहम बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। अगर आप पंजाब की बात करें कि लाहौर में कुछ जगह आपको बादल लाहौर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये है कि लाहौर में शाम के बाद बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का खदशा है। और लाहौर के इजाफी अजला में बादल वहाँ पे छाए हुए नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर में दोपहर के औकात में गर्मी बढ़ने का इम्कान भी वाज़े मौजूद है। मौसम की सूरत हाल से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू दुनिया बोल है। सरदार साहब, कल अचानक से कराची में, बल्कि हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी गरज चमक के साथ एक बार फिर से हमें बारिश देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि आज भी बारिश होगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कल की बारिश जो थी वो वाकई में अचानक थी, इस तरह से कि वो लोकल बिल्डअप ने उसमें ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, जो हीटिंग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से एक आध घंटे में डेवलप होके, और चूँकि कराची के जनूब मशरक़ में भारतीय गुजरात पर हवा का एक शैलो सा कम दबाव मौजूद था, तो उसकी सर्कुलेशन
या उसका फैलाव हमारे साउथ ईस्ट सिंध पर पिछले 2-3 दिन से बारिश का बायस बन और 2-3 दिन से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना सरदार साहब, तो इस वजह से भी कि बारिश का इम्कान हो गया। जी बिल्कुल, जब ज़्यादा गर्मी होती है और जाहिर है उसके साथ फिर मॉइस्चर, नमी भी बहुत ज़्यादा सी थी, यानी ओवर 80% चल रही थी उसमें नमी का तनासब, और बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से उसको एकदम से सपोर्ट मिल जाती है पहले से को हवाओं की सर्कुलेशन, और समंदर के ऊपर से अगर हवाओं का इस तरफ आपके एरिया की तरफ रुख हो और साथ में गर्मी हो और नमी ज़्यादा हो, तो फिर वो अचानक बिल्डअप होकर इस तरह से होता है, जिसकी पहले से तो पेशेंट कोई परसों तो नहीं थी, लेकिन कल सुबह जब हमने देखा तो फिर उसको हमने फोरकास्ट कर दिया था कल सुबह कि इस तरह दोपहर में हो सकती है बारिश। तो वो कई जगह आज भी दोपहर तक कह रहे हैं कि बारिश की पेशगोई की गई है। जी बिल्कुल, आज भी आफ्टरनून में या इवनिंग में चांसेस हैं, लेकिन कल जितने चांसेस नहीं है, कल ज़्यादा मतलब अच्छी तेज स्पेल हो गया। कब तक अभी जारी रहेगा सरदार साहब? क्या ये वही स्पेल है जिसका जिक्र हम कुछ अर्सा पहले कर थे कि सितंबर के मिड में बारिशों का एक और सिस्टम जो है वो सिंध में एंटर होने वाला है? क्या ये वही सिस्टम है? जी बिल्कुल, वही सिस्टम है, वही स्पेल है। मिड से थोड़ा सा पहले 2-3 दिन पहले एंटर हुआ ये। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ ईस्ट सिंध जो है थरपारकर और उमरकोट और बदीन और मीरपुर खास, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पिछले 3-4 दिन से हो रही है हल्की फुल्की, कहीं दरमियानी इस टाइप की हो रही है। जी हो रही है, और वही सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब उसके असरात कल कराची तक भी पहुँचे और आज भी हैं उसके असरात। तो कराची में तो आज ख़त्म हो जाएगी, आज होकर जितनी भी होती है, कहीं लाइट होगी कहीं मॉडरेट होगी, लेकिन जो लोअर सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्ठा, खास और थरपारकर और उमरकोट, ये जो 4-5 अजला हैं, और उसमें साथ में आप सांगड़ को भी शामिल कर लें, इनमें अगले 2 दिन तक रहेगी वक्फे से, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। उन्होंने हमें अपडेट किया और कहा कि कल जितने इम्कान तो नहीं है बारिश के, लेकिन हाँ अलबत्ता दोपहर में या शाम में बारिश हो सकती है। तो अगर आपका मूड है शाम की चाय पकौड़ों के साथ एंजॉय करने का, तैयारी करके रख लीजिए, क्या पता बादल बरस जाएं और आप एंजॉय करें। खैर इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि आजकल आंखों के मर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोलो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमें आई स्पेशलिस्ट ज्वाइन करेंगी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह सैलाब मुतासरीन लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हम कहें कि सैलाब की वजह से काफ़ी नई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। डायरिया, हैज़ा, पेट के दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी, गला ख़राब, ये सब बीमारियाँ तो वहीं साथ साथ डेंगू जितना ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा सर उठा रही है, और वो है आई प्रॉब्लम। आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आफिया शम्स, और जो आप आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर अफीफ़ा। ओके डॉक्टर अफीफ़ा, अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर अफीफ़ा कि एक तरफ तो ये सारी बीमारियां हैं, लेकिन आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न क्या है कि ड्राइनेस भी हो रही है, आईज़ में रेडनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है? जी अच्छा, एक तो जो है ना यूजुअली बारिश के बाद जो बहुत कॉमनली जो हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस स्टार्ट होता है, इट्स कॉल्ड एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि नॉर्मल आप लोग कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहते हैं रेड आई हो गई, या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें बिल्कुल रेड आई हो जाती है, फीवर होता है, और साथ में जो है वो ये यहाँ पे गुठलियाँ टाइप की भी जो बन जाती हैं। कहाँ पे गुठलियाँ बन जाती हैं? ये ईयर के पास आगे, और यहाँ पे जो है वो ये मम्प्स भी तो कहलाते हैं। इट्स नॉट मम्प्स, ये जो होती हैं वो लिम्फ नोड स्वेल हो जाती हैं ना। तो खैर यूजुअली जब वो वर्स्ट कंडीशन में जाता है तब होता है। इसकी सिम्टम्स यही हैं कि रेडनेस और वाटरिंग जो है बहुत कॉमन है, और इसको जो है वो शुरू में आपको ट्रीट करवा लेना चाहिए किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के, क्योंकि रेडनेस का तो इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ पे जाता है, जो हमारी आंख के आगे एक पर्दा कॉर्निया कहलाता है, इट्स ट्रांसपेरेंट। इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट्स बन जाता है, तो उसमें हम जो है वो एक एंटीवायरल या कोई स्टेरॉइड लो डोज का स्टार्ट करवाते हैं, तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है और कॉर्निया बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं आते और अपना कोई ड्रॉप्स डालते रहते हैं, तो फिर ये होता है कि वो आपका नज़र जो है वो ब्लर हो जाता है, और वो बहुत टाइम के लिए रहता है, फिर वो ट्रीटेबल भी नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो जब उनकी आईसाइट वीक होती हैं तो वो लेंसेज भी लगवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, लेसिक वगैरह करवाते हैं, लेजर जो लेसिक और फेमटोसेकंड। तो आजकल उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है कि इसके रीज़न क्या है? कि मौसम ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर जो है बीमारियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं, डस्ट
डस्टी वेदर हो रहा है कि कुछ मिक्स वेदर चल रहा है? कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड तो वैसे भी आप यूजुअली अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो ड्राइनेस इज़ नॉर्मल थिंग। ड्राइनेस के कॉजेज़ एक तो ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन स्क्रीन का यूज़ करना, क्योंकि ब्लिंकिंग रेट कम होता है ना, तो इसकी वजह से ड्राइनेस उसमें ग्रेवेट हो जाती है। दूसरा ये कि आपका कंप्यूटर यूसेज ज़्यादा हो, कॉन्टैक्ट लेंस इट सेल्फ कॉजिंग द ड्राइनेस टू आई ना, तो उस इसलिए, और लेज़र के बाद भी साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, लेकिन इट्स नॉट से कि आप जो है वो लेज़र ना करवाएं ना। जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनके तो और ज़्यादा इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जो डेडली कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर लेज़र। कैसे करें? क्योर ये है कि अगर आप जो है फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आपका चलो काम है तो ये समझ आता है, लेकिन ट्राई कि आप छोटी स्क्रीन पे ना काम करें ना, आप बड़ी स्क्रीन पे काम करें और आप लैपटॉप यूज़ कर लें। लैपटॉप अपने 1 आर्म लेंथ पे आपने रखना है, उसका आपने ये रूल फिर फॉलो करना है 20-20-20 का रूल ना, यानी कि आपने 20 मिनट्स बाद अपनी आंखों को 20 सेकंड्स के लिए क्लोज़ करना है और 20 फीट दूर, अगर 20 फीट दूर आप ना देख सकें तो कम से कम आप अपने रूम में इधर उधर अपनी आंखों को घुमा लें, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बंद कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो टेयर प्रोवाइड करता है, तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो एक पंप की तरह काम करता है। जब आप ब्लिंक कम करेंगे तो ऑब्वियसली ड्राइनेस एग्रेवेट होगी। दूसरा ये कि फार्मेसी पे आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से जो ड्रॉप्स मिलता है ना, वो आप यूज़ करें, उसका कोई हार्मलेस, मतलब दे आर हार्मलेस, दे हैव नो एनी हार्मफुल इफेक्ट। सो आप किसी भी मतलब फार्मेसी पे जाके उनको बोलें आर्टिफिशियल टीयर्स की ड्रॉप दे दें और उसको शुरू में आप 2 आवर्ली यूज़ करें। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके अच्छा, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, बच्चों का होमवर्क भी जब से ये कोविड के टाइम से एक ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो आज भी जारी है। बहुत से स्कूलों में आज भी प्रोजेक्ट्स या फिर इस तरह के होमवर्क जो है वो ऑनलाइन दिए जाते हैं। बच्चों का भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। अच्छा, सबके बच्चों सब जैसे 3-4 बच्चे किसी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबके पास 3-4 लैपटॉप्स तो होने से रहे, तो कुछ लोग बच्चे मोबाइल पे भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो कितना साइड इफेक्ट है बच्चों की आईज के लिए? इससे तो बहुत साइड इफेक्ट्स फैल रहे हैं। मायोपिक शिफ्ट बढ़ गया है। मायोपिक शिफ्ट यानी कि आपका दूर की जो निगाह है वो कमज़ोर हो जाती है और पूरी रिसर्च अब इस पर पब्लिश हो रही है कि बच्चों का आईपैड और ये जो फ़ोन यूज़ करते हैं स्क्रीन टाइम कम करें। तो कम से कम बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आप ना ही दे तो अच्छा है, लेकिन चले 1 आवर पॉसिबल है। अगर इस पे मैं शो करूंगी तो पूरा 2 घंटे भी निकल जाए तो भी कम ही ऐसी, मतलब आप यूं ना देना कि बच्चे को आप खाना खाते हुए फ़ोन पकड़ा रहे हैं, आप उसको जो है वो रो रहा है तो फ़ोन पकड़ा रहे हैं। आप पेरेंटिंग जो है वो इस तरह की करें, 1 आवर इज़ इनफ, 1 आवर इज़ इनफ। उसके अलावा आप ना दें, रात को सोते वक्त उसको ना दें क्योंकि उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है। और 2 आवर्स कम से कम बच्चे को बाहर भेजें खेलने के लिए, क्योंकि आउटडोर जो आपको सनलाइट मिलती है, बाहर का एक्सपोजर मिलता है, इससे नॉट के आईज सही हो रही हो, आपकी जर्नल हेल्थ भी सही होती है। यहाँ के हालात ऐसे हैं फीफा कि कैसे बच्चों को बाहर भेजें? आप खुद चले जाएं, पार्क चले जाएं। मेरे तो बच्चे नहीं हैं अभी। अच्छा जी, लेकिन आप खुद के सेटिस्फाइड होती हैं कि अगर आप मैं अपनी मेरी भतीजी को मैं नीचे ले जाती हूँ पार्क में और खुद साथ जाती हूँ ना। आप थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें ना। आप खैर अगर आपके घर के पास पार्क है तो आप इजीली जाते हैं, जिनके घरों के पास पार्क नहीं है वो क्या करें? कोई बात नहीं, आप टेरेस में उनको बिठा दें, आप उनको घर में टॉयज दे दें, आप उनको लर्निंग, कितनी सारे ऐसे टॉयज आजकल आ रहे हैं जिसमें अर्ली लर्निंग की चीज़ें होती हैं। आप उनको बुक्स दीजिए, उस मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 वर्ड की जो बुक्स होती हैं, यूजुअली मेरी भाभी तो इसी तरह ही अपनी पेरेंटिंग करती है, तो आप उनको वो चीज़ें दें ना जिसमें उनकी एक्टिविटी डेवलप हो, ना कि आप फ़ोन पकड़ा रहे हैं, आप बच्चे इजी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि फ़ोन पकड़ो मुझे काम करना है। साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं ना। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, उस वक्त वो बेशक चुप हो जाता है, आप भी अपने घर का काम कर लेते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे तो उसकी आय को चश्मा लग गया। अब चश्मा लग गया, चश्मा इज़ नॉट रिवर्सिबल, कि किसी ड्रॉप से नहीं सही होगा, किसी भी चीज़ से सही नहीं होगा। मायोपिक शिफ्ट जो होता है जिसमें आपकी दूर की निगाह कमज़ोर होती है, जो यूजुअली माइनस का नंबर होता है, उसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी आय बड़ी होती है, तो आय बढ़ने से आपका नंबर भी बढ़ता है। तो आप खुद सोचें कि अगर 20 तक एज बढ़ रही है और वो बच्चा -2 का लगा रहा है छोटी एज में 4 क्लास में, उसका क्या जाके नंबर आगे पहुँचेगा? फिर आप उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते ना। अब फिर आप क्या करेंगे, 25 के बाद लेज़र करा देंगे, लेकिन लेज़र भी तो आप करा रहे हो ना, अंडर 9 वो भी सेफ नहीं है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं, अच्छा लेज़र डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर कहते हैं कि इट्स बेटर तो चश्मा चला सकते हैं, चलाएं। हाँ, आप चश्मा चलाएं, लेकिन ये कि कॉस्मेटिकली तो यूजुअली आजकल एस्थेटिक्स का इतना टाइम है कि पीपल यूज टू। मैं कॉन्टैक्ट लेंस के उस पे बोलूँगी कि इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज डेली, सो गो फॉर लेज़िक और फेमटोसेकंड।
अगर आप चश्मा चला रहे हैं तो चश्मा इज बेस्ट। हाँ, चश्मा इज द बेस्ट। हाँ, मेजॉरिटी डॉक्टर्स यही कहते हैं। लेसिक और लेजर जी, दोनों में फ़र्क क्या है? कोई लेसिक और लेज़र में कोई फ़र्क नहीं है। लेसिक और फेमटोसेकंड में फ़र्क है। लेसिक जो है वो पुराना जो चल रहा था उसमें ये था कि मैनुअली आप जो फ्लैप कॉर्निया का बनाते, यानी एक सर्जन मैनुअल काम करता था, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते थे। फेमटो अब थोड़ी एडवांस आ गई है जिसमें यह है कि जो मशीन है वही सारा काम करती है। द सर्जन इज ऑल्सो ऑपरेटिंग द मशीन, लेकिन जो फ्लैप उठा रही है, लेज़र लगा रही है, वो सारा काम मशीन करती है। तो फेमटोसेकंड इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा, बैक टू द थिंग कि अगर आपकी आई में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको कैसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है? कि हम तो यही ना कि रोज़ वाटर डाल लिया, आइज वॉश कर, रोज़ वाटर तो ना डालें, तो यही रोज वाटर आजकल बढ़ जाती है, सिचुएशन वर्स हो जाती है, आई स्वेल कर जाती है, तब आप डॉक्टर के पास। अच्छा, अगर आपकी आई रेड हो गई है तो इट्स नॉट कि रेडनेस सिर्फ जो है वो इन्फेक्शन हुआ है, आपने रोज वाटर डाल दिया। आप अपने आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि रेडनेस के भी डिफरेंट कॉजेज होते हैं। कभी कोई उड़ के फॉरेन बॉडी लग जाता है आँख में, जो कि अंदर पड़ा हुआ होता है। पेशेंट 2-3 दिन के बाद आ रहा होता है, कहता है कि मुझे मेरी रेडनेस बहुत है, मुझे पेन बहुत है। फिर हम देखते हैं कि आयरन का फॉरेन बॉडी अंदर पड़ा हुआ होता है, जो कि हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो निकालते हैं, और उसके बाद वो रस्टिंग पूरी हो जाती है, तो फिर स्कार बन जाता है। तो आप अगर अर्ली आ जाते हो, आपको रेडनेस हुई, आपने दूसरे दिन ही एक बार आप उस पर, जो हम लोग जिस स्लिट लैम्प पे देखते हैं, आप उस पर एक बार चेक करवा लो, तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी आजकल मेजरली काफ़ी सुनने में आ रही है कि आपकी आईज, तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है। ये मेरा सवाल है आपसे कि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आँख में कुछ चुभ रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, तो कुछ भी नहीं है ना, कोई बाल गया ना, लैश का आपका बाल है, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है आँख में, तो वो रीजन जी, दिस इज द सिम्टम ऑफ ड्राइनेस ऑफ आई। तो जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन जब है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ना, आर्टिफिशियल टीयर्स आप ले लें, डोंट यूज अर्के गुलाब, या घर में लोग बेटनेसॉल के ड्रॉप्स डाल के आ रहे हैं। बेटनेसॉल इज द स्टेरॉइड, आप स्टेरॉइड डाल के आंखों में कैटरेक्ट डेवलप कर रहे हो। कैटरेक्ट इज द सफेद मोतिया, आप ग्लूकोमा की तरफ चले जाते हो, काला मोतिया जिसे कहते हैं, प्रेशर आपका बढ़ जाता है। आप सिंपल आर्टिफिशियल टीयर लो, अगर उससे भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको नहीं जा रही, तो प्लीज विजिट योर आई स्पेशलिस्ट, नॉट द चश्मा की दुकान, वहां पे जाके के पास ना जाएं, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, बिकॉज़ दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। दिखाइए तो सही ना, अल्लाह का एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसी नेमत है कि उसके साथ प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, आपकी आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विजन आपका खराब हो जाता है, वो कभी भी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, राइट? हाँ, इट डिपेंड्स के विजन किस वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर यूजुअली कैटरेक्ट की वजह से जो अर्ली एज में होता है, गाँव के लोगों को नहीं पता होता है, एंड दे डोंट गो फॉर सर्जरी, और ब्लाइंड हो जाते हैं वो, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि जिनका कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट इज़ अ कंडीशन जिसमें आप सर्जरी करके जो लेंस है फॉगी हो जाता है ना, हमारा एज के साथ वाइटनिंग ऑफ हेयर्स होता है, तो उसको निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। तो कैटरेक्ट इज थिंग कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ग्लूकोमा भी अगर आपने अर्ली में पकड़ लिया, जैसे काला पानी जिसको कहते हैं, तो हम मेडिसिन से पहले ट्रीट करते हैं, फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। इट्स ऑल्सो ट्रीटेबल। हाँ, डायबिटिक का मैं ये कहूँगी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट अपने डायबिटोलॉजिस्ट को तो विजिट करते हैं, बट दे डोंट कम टू ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अब डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, और किडनी की जो डिजीज़ होती हैं, नेफ्रोपैथी जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से जो हमारी आँख के पर्दे पे वेसल्स बनी होती है ना, उसमें चेंजेस आती हैं, और जब बहुत वर्स कंडीशन में जाता है तो दे गेट ब्लीड। तो जब ब्लीड हो रहा होता है तब पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो आप पहले दिखा दो ना, लाइक यू हैव टू विजिट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इन 6 मंथ्स। तो हम क्या करते हैं कि पुतली फैला के ऊपर से पर्दे का एग्जामिनेशन करते हैं। शुरू में हम वेसल की चेंजेस देख लेते हैं, तो या तो आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखो, फिर हम बता देते हैं कि आपने अब क्या करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, कि आपने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, या जो है वो हमने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, या कोई सर्जिकली इंटरवेंशन करनी है। लेकिन जब आप ब्लीड के साथ आते हो, तो उस पर फिर आपको क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन इज़ वर्स, फिर आपने भी है जो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं आँखों के अंदर, इंट्राविट्रियल जिसे कहते हैं, सर्जरी की तरफ चला जाता है, पर्दा आपका हट जाता है डायबिटीज़ की वजह से, कि आपकी आंखों के पीछे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अफीफा, अब ये तो तमाम बातें होंगी कि हम कैसे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि बचने के लिए हमेशा जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जी आप सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, आप जब भी बाहर जाएं ताकि यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस यूज करें। अच्छा, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से आप सही अच्छे जो है वो सनग्लासेस इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा होता है कि आप कहीं से भी शॉप से खरीद देते हैं, लेकिन वो ग्लासेस इतने अच्छे प्रोटेक्टिव नहीं होते कि वो आपकी आइज़ को सेव करें, फिर आप कहते हैं स्क्रैचेस भी उसे बहुत जल्दी
जल्दी आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी विजन को आपकी जो है वो खराब करता है। स्क्रैच वाला ग्लास तो आप वैसे भी ना यूज़ करें ना, आपको ब्लरी नजर आएगा, उससे फिर आपके हेडेक्स के मसले बढ़ेंगे और ब्लरी देख के आपको खुद भी टाइम कम है। मुझे क्विकली बता दीजिए जल्दी से कि सही अच्छे ग्लासेस कैसे आप चूज कर सकते हैं सन ग्लासेस अपने लिए। सन ग्लासेस आप यूवी प्रोटेक्टेड लें, जहाँ से भी लें अपने ग्लासेस वाले को बोलें यूवी प्रोटेक्टेड दें, जिसकी वजह से आँख के ऊपर एक गोश्त आ जाता है जिससे मेडिकल वर्ड में टेरिजियम कहा जाता है, तो वो आप सन एक्सपोजर से बचाने के लिए वो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफा स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी हमें टिप्स भी दी और बताया। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो आजकल बारिश का जो फैला हुआ है ना वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो अपने हाथ बार बार धोएं। अगर आपकी रेडनेस आंख में बढ़ जाती है तो अपना टॉवल, ग्लास, सारी चीजें अलग कर दें, क्योंकि ये कंटेजियस होता है, घर वालों को भी लग सकता है, जिसे हम आसान लफ्ज़ में कहते हैं कि आंख दुखने आ गई है। आंख दुखने आ गई और अपने आई स्पेशलिस्ट को आप जरूर दिखाइए कि वो कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर अफीफा हमारे साथ मौजूद है। तो ध्यान रखिए किसी को तकलीफ हो रही है, आंख में पानी आ रहा है या रेडनेस हो रही है, तो वो अपना टॉवल, अपने ग्लासेस सब कुछ अलग कर लें ताकि कि वो फैल सकता है, और घर में भी शेड्स यूज़ करना इस्तेमाल करें और ज़रूर किसी आई स्पेशलिस्ट को विजिट करें। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त होता है, बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक ख़वातीन और हजरात। हमारे मुल्क का हाल उस मेल्सी के 7 साला बच्चे की तरह है जिसको गुज़िश्ता रोज़ कुत्तों ने जिंदा खा लिया था और फिर माँ बाप ने उसकी हड्डियों के जरिए पहचाना कि ये हमारा बच्चा है। विद इन फ्यू आवर्स, 1-2 घंटे के बाद जब माँ बाप पहुंचे तो बच्चे की सिर्फ हड्डियाँ बची थी। हमारे मुल्क का हाल भी कुछ ऐसा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क को करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट हुकूमत ने, करप्ट लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, खोखला कर दिया है। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क में अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई भी कार्ड देंगे तो बोलेंगे हम कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि पैनाडोल, पैरासिटामोल जैसी बेसिक दवाइयां हमारे मुल्क में प्रोड्यूस अब होना बंद हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज जो खबर लगी थी उसके मुताबिक जो कंपनियां ये दवाइयां प्रोड्यूस करती हैं उनका कहना है कि हमारे मार्जिन्स बहुत कम है, हमारे मार्जिन्स बढ़ाए जाए, हमारे प्रॉफिट बढ़ाए जाए, हमें दवाई महंगी बेचने दी जाए, जिसकी वजह से इस दवाई की प्रोडक्शन बंद हुई। और फिर हमने देखा कि सैलाब आते ही लाहौर में और पंजाब में दवाई शॉर्ट हो गई थी, ब्लैक हो रही थी, 2 नंबर तरीके से खरीदी जा रही थी और अभी भी होती रहेगी। अल्लाह भला करे, क्योंकि इस वक्त जितनी बीमारियां हैं और पैनाडोल, पैरासिटामोल बेसिक दवाई, सबको नजला, बुखार, खांसी, आपको कुछ भी हो, गला खराब हो, बुखार आपको लाजमी होता है। और बुखार जिस तरह से आजकल बढ़ रहा है, डेंगू का वायरल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बुखार को कंट्रोल में रखने के लिए कि हमें इन दवाइयों की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि, और अफसोस के साथ कि आपने इन दवाइयों को ही शॉर्ट कर दिया, कहा जाए ताला कि ये शॉर्टेज मसनूई तौर पर पैदा की गई है। इसकी असल हकीकत क्या, हमारे साथ मौजूद हैं खान वजाहत अली, क्यूरेटिव ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा खान वजाहत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप ये बताइए कि आखिर मार्केट में ये आम टैबलेट है और बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और इस वक्त खास तौर पे जिस वक्त बीमारियां इतना ज़्यादा सर उठा रही हैं, नज़ला, गला ख़राब, बुखार, डेंगू, उस वक्त भी जो है ये शहरों में मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, शॉर्टेज हो गई है इस दवाई की, रीज़न क्या है इसका? अच्छा, थैंक यू। एक तो बेसिकली ग्रेविटी ऑफ द इशू जो है हमें जानना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं मेडिसिन पाकिस्तान में। हम जो मैन्युफैक्चर करें वी आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द मेडिसिन। अब वो जो उसकी फॉर्मुलेशन हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान, और उसके ऊपर जो हमें प्राइस मिली हुई है दैट इज यू कैन से ऑलमोस्ट अ डिकेड अर्लियर, अ डिकेड बिफोर तो हमें प्राइस मिली हुई है। उसके अंदर वो 10% इंक्रीज अगर इन्फ्लेशन देखें विद इन 5 मंथ्स तो दैट इज ऑलमोस्ट 24.9%। अब आपका मैं अगर सपोज फॉर इंस्टेंस इफ आई एम टेकिंग अ रॉ मटेरियल आई हैव टू इंपोर्ट इट, जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो वो मुझे डॉलर के हिसाब से भी प्राइसेस की इंक्रीज हो गई। इवन के पैकेजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैज गॉन टू डबल, क्योंकि लाज़मी बात है आपकी इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ मोर एक्सपेंसिव एज ऑलमोस्ट मोर देन डबल, इसी तरह से फ्यूल मोर देन डबल। अब तो ये हो गया है कि तमाम सारी चीज़ें जो है इवन के हमें वेजेस उनके इंक्रीज करने पड़े हैं बिकॉज दे कैन नॉट ट्रैवल टू द फैक्ट्रीज, उसके लिए हमें उनके वेजेस भी इंक्रीज करने पड़े हैं। सारी चीज़ें करने के बाद जब हम एट द एंड ऑफ द डे हम बैठते हैं, पैनाडोल तो एक बेसिक दवाई है, उसका भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान, और हम उसकी बेसिकली टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब
हमने डॉलर में देके उसको रॉ मटेरियल लेना है। सेकंड, फिर हमने उसकी पैकेजिंग लेनी है जो मोर देन डबल हो गई है, चाहे एल्युमिनियम फॉइल हो, चाहे एलओएल हो, चाहे उसका आउटर कार्टन हो। फिर उसके बाद आपने जिस प्लांट पे मैन्युफैक्चर करना है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर देन डबल। तमाम सारी चीजें करने के बाद इवन की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी जो जीएसपी है जहाँ स्टोरेज हम करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो वैलिडेशन सिस्टम इज नाउ मोर देन 3 टाइम्स। तमाम चीजें करने के बाद वी लेफ्ट विद नथिंग। अब उसके अंदर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि शायद ये मसनूई तरीके से, जैसे आपने भी कहा, बट इट इज अ टोटल मिसकॉन्सेप्शन। इवन कि मैं आपको बताऊं, लाइफ सेविंग मेडिसिन आर शॉर्ट। लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये तो बेसिक मेडिसिन है, हम भी इंपोर्ट कर रहे थे। मुझे जब उसकी प्राइस मिली थी, आई डोंट वांट टू मेंशन द प्रोडक्ट, बट मुझे जब प्राइस मिली थी उस वक्त $62 का था, एंड नाउ द डॉलर हैज गॉन टू 230 आज की मैं बात कर। सही। अच्छा आप बताइए, और उसके ऊपर टैक्सेस भी लग गए। अब वो एट द एंड ऑफ द डे उसकी एक प्रीफिल्ड स्ट्रेन जो नीस पारिस फ्रांस से लेनी है, तो वो अगर €1 की है तो €1 इफ हैज गॉन टू 200 रुपीज, तो वो 200 की होगी, मगर उसकी एमआरपी कितनी दी होगी? 120 रुपीज। अब वो खाली एक जो वो कहते हैं ना प्रीफिल्ड स्ट्रेन, वो 200 की है, मगर हमें विद मेडिसिन उसको 120 रिटेल में। वजाह साहब, टू क्वेश्चंस सर। एक तो सवाल मेरा ये है कि जो हम इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, कैन वी नॉट प्रोड्यूस दैट इन पाकिस्तान? नो, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट। सेकंड क्वेश्चन, जो पॉलिसी, वजाह साहब, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन्होंने आपको एक डेकेड पहले प्राइस दी थी और सारा कुछ लॉक किया था आपके साथ, क्या उनको ये इन्फ्लेशन नजर नहीं आ रही? क्या उनको ये डिफरेंस नजर नहीं आ रही? क्यों आपके साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि नहीं इन्फ्लेशन के तहत प्राइसेस डिक्लेयर की जाएं और मार्जिन्स डिक्लेयर किए जाएं? It's really very unfortunate. You have actually asked the right question, जो हम इतने सालों से we are trying to just figure it out कि क्या मसला है कि आप 7% इंक्रीज दे रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन इज ओनली gone to 24.9%। अगर हम इतने अरसे में भी मैनेज करते आए हैं तो उसके अंदर वी वर ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बट अनफॉर्चुनेट है जो आप बात कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि पॉलिसी मेकर्स, इवन के आप सेनेट में देख लें, जब वो कोई पॉलिसी जाती है, एट द एंड ऑफ द डे 1 पर्सन सिंपली रिजेक्टेड, सिंगल पर्सन, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनीबॉडी, बट वो एक पर्सन रिजेक्ट कर देता है, नहीं जी हमने प्राइस इंक्रीज नहीं करनी। तो फिर इतनी एक्सरसाइज होती है, वो क्यों होती है? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि हम ये रॉ मटेरियल यहाँ क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? हमारी कंजप्शन उतनी नहीं है। अगर हमने ये रॉ मटेरियल एपीआई बनाना शुरू कर दिया तो जब कंजप्शन नहीं होगी ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो लाल बात है कॉस्ट उसकी कम आती है। दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान। अब यही चीज अगर जब हम उसके इंटरमीडिएट्स वगैरह भी तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना, अगर हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई बनाने के लिए जब इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करेंगे वो भी एक्सपेंसिव है, फिर जब क्वांटिटी हम कम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस उससे ज्यादा होगी जो हम इंपोर्ट करेंगे। योर रिकमेंडेशंस, व्हाट इज टू बी डन वजाद साहब? कि उसके सिलसिले में जो बेसिकली चाहे सेनेट की कमेटी हो चाहे हमारा ड्रैप हो, दे शुड डेफिनेटली रियलिस्टिकली उसके ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स जो बेसिकली लाइफ सेविंग है और जो जैसे अभी आपने पैरासिटामोल का जिक्र किया, तो ये सारी मेडिसिन को दे शुड रिव्यू इट। यहाँ पे आप हैरान होंगे, अभी भी ड्रैप के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2019 की फाइलें भी चल रही हैं। वी आर स्टैंडिंग इन 2022। अल्लाहु अकबर। So there is a big problem. अभी 2019 को they are taking up. सही, लेकिन what we are talking about? ओके, लेकिन वजाद साहब ये भी तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मेडिसिन की शॉर्टेज को दूर करने के लिए इस तरह के सेम जो है पैनडोल अवेलेबल नहीं है, उसके दूसरे फार्मूलाज की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है मार्केट को, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि चाहे वो हो चाहे ये हो, रॉ मटेरियल तो आपने इंपोर्ट करना है दोनों के लिए। अभी कुछ ऐसे मैंने कि ये भी शॉर्ट हो जाएगी डेफिनेटली। अब जब देखें, अगर मैंने आपको बताया मैं एक लाइफ सेविंग मेडिसिन सप्लाई कर रहा था टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कार्डिक इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। अब मैंने वो उसको स्टॉप कर दिया। क्यों? जब उसकी प्राइस मिली थी तो $62 था। वजाद साहब, ये लोग क्या ख्वाब खरगोश में हैं? ये लोग किसी तरह के मतलब इंसोम्निया का शिकार हैं, को मर्ज हो गया इनको लाहा कि ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि $62 पे हमने प्राइस लॉक की थी इनके साथ। हैव दे गॉन क्रेजी बॉस? मतलब क्या दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं ये लोग? कौन ये हेल्थ, अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सर, ये ड्रैप है ये, और ये आपने बताया सेनेट की कमेटी है, ये ऐसा ही है बॉस? वजाद साहब, सेनेट की कमेटी, ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी,
वैसे वैसे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वजाद साहब, उनका नाम है कादिर पटेल साहब, उनका ताल्लुक लियारी से है, और लियारी में जितनी बीमारियां हैं, लियारी में जितना मावा, गुटखा, नशा, पत्ता, हर 2 नंबर काम वहां पर हो रहा है, और उन्हीं को हमने जो है हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है। क्या आप समझते हैं कि हमें एक प्रॉपर क्वालिफाइड हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है वजाद साहब, ताकि ये पॉलिसीज थोड़ी सही हो सके? We need the right person at the right place in each and every department in Pakistan. अल्लाह करे सर। Really, हाँ, मैं कराची से हूँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। आप हैरान होंगे कि I also get frustrated after seeing कि जी जब ये सारे पानी भर जाता है, इवन के DHA आपका डूब गया, बहुत सारी चीजें हैं। हर डिपार्टमेंट में हमें उस राइट पर्सन चाहिए जो बेसिकली एड्रेस कर सके इशू। 100% agree. थैंक यू सो वेरी मच, so much, बहुत बहुत sir. शुक्रिया अली साहब, CEO क्यूरेटिव इंडस्ट्रीज। और यकीनन उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे हुक्मरान, पॉलिसी मेकर्स, ये किसी किसी ख्वाब में गुम है, इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इनको मालूम है मुल्क किस बुहरान से गुजर रहा है, कितनी बीमारियां हैं, कितना सैलाब है, कितना डेंगी है, और पैनाडोल जैसी बनाने वाली कंपनीज को जिनकी पॉलिसीज और प्राइस लॉक और मार्जिन उन्होंने क्रिएट किए थे जब डॉलर 62 पे था, डॉलर 200 क्रॉस कर गया है, मार्जिन रिवाइज नहीं हुए हैं, 10 साल से ऊपर हो गया है। वाजे हो गया है इस मुल्क को सिर्फ मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चला रहे हैं, नहीं तो जो लोग हुक्मरान हैं, जो इक़्तिदार में है, उनका एक ही प्लान है, अपनी जेबें भरो, मुल्क से बाहर निकलो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। इक़्तिदार में जो लोग जिस वजह से आए थे वो अपने सारे काम तो पूरे कर चुके हैं, और अभी पूरे लोग मिलके सिर्फ एक शख्स के पीछे पड़े हुए हैं, मुल्क जाए कुछ भी करे, इसमें क्या हो रहा है, बस इमरान खान को किसी तरह बंद करना है, सिर्फ उनको बंद करना है, उनको दीवार से लगाना है, बाकी आवाम, मुल्क, सैलाब मुतासरीन, इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेने हैं ना, बस हमने पैसे ले लिए, जेब में भर लिए, जाए सैलाब मुतासरीन अपना काम खुद करें। ये चीज ऑन बैठ के कह रही हूँ कि जितना फंड रेज किया है गवर्नमेंट ने, क्या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि वो कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, किस किस को इमदाद मिली है? अगर हम शुभ लाने की कोशिश करते हैं अपने, तो वो लोग नहीं आते, ये भी मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूं। इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कल इंटरव्यू में कि एंटोनियो साहब जो आए हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, उनको शहबाज शरीफ साहब यकीन दिला रहे थे कि वादा करता हूं हम पैसे नहीं खाएंगे, हमारे वजीर पैसे जो है लगाएंगे, इमदाद मुतासरीन को दी जाएगी। जब एक वजीर आजम को ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़े ना कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं सच्ची सच्ची दूंगा, तो फिर हमारी शक्ल पे होनी चाहिए। बस हो गई अब, बस हो गई हमारी भी। खैर आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त आपके फेवरेट सेगमेंट का टाइम हुआ है बोल प्रेडिक्शंस का, तो बोल प्रेडिक्शन करते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर में क्या होने वाला है। हमेशा जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं तलहा मुल्क के साथ, लेकिन क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, आगे क्या होने वाला है। कल काफ़ी सारी नई चीज़ें सामने आई हैं पॉलिटिकली भी, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेख अजीम हनीफ साहब, हमारे साथ हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू दुनिया बोल है। हनीफ साहब क्या कहेंगे, खान साहब ने जो है वो खुली ऑफर कर दी है ओपनली कि जी वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या जबरदस्ती इलेक्शन हो पाएंगे? आपको क्या लग रहा है, खान साहब करवा पाएंगे? हाँ जी, जैसे हम प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं काफी अच्छे से के जो मंथ हैं वो नवंबर दिसंबर बन रहे हैं। सैलाब की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अक्टूबर से इसका फेज स्टार्ट हो चुका है। सितंबर बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है इन कामों के लिए, और इस महीने में गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। हनीफ साहब, ये बात तमाम एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि सितंबर का महीना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट महीना साबित हो रहा है, लेकिन मिड सितंबर तक तो आ गए हैं हम ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली सिनेरियो जो है हमें वो इतना हाइप होता हुआ नजर नहीं आया है। तो क्या ये एंड सितंबर तक कुछ होने वाला है, या अक्टूबर में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी? सितारे क्या कह रहे हैं इस हवाले से? हाँ जी, सितंबर का लास्ट वीक जो है 18-19 सितंबर के बाद जो है चीजें काफी सारी चेंज होंगी, प्लानिटरी कंडीशन काफी सारी चेंज होगी, जिसकी वजह से लास्ट वीक में जाके, लास्ट 10 डेज में जाके गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब का, पीटीआई का प्रेशर बढ़ेगा, आवाम का प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि मुल्क की मईशत और महंगाई का इतना बुरा हाल होने वाला है सितंबर के आखिर तक कि वो हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको? जी, वही बताने लगा हूँ कि इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, आवाम का भी प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि महंगाई और बढ़ने वाली है, और चीजें इंक्रीज, वहाँ पे जाके आवाम का प्रेशर इंक्रीज होगा, और गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी अक्टूबर के मंथ में कि किसी भी तरीके से इलेक्शन अनाउंस करे या कोई और हथकंडा इस्तेमाल करे। यहाँ पे आके बहुत सारी पोजीशन अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो और किसी वर्स्ट कंडीशन में गवर्नमेंट जा सकती है, और या नए केसेस बना सकती है, और शायद
या तो फिर क्योंकि हुकूमत यही काम कर सकती है तो नए केसेस और खोल देगी या कुछ चैनल्स और बंद करने की कोशिश करेगी ताकि प्रेशर क्रिएट ना हो। खैर देखते हैं सितंबर की 18 तारीख तक क्या होता है, प्रेडिक्शंस हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि अब ज़ोडिएक साइंस के हवाले से आज का दिन कैसा रहेगा लोगों का? ज़ोडिएक साइन के हवाले से आज के दिन 3-4 प्लानिटरी कंडीशन के हवाले से 3-4 ज़ोडिएक साइंस के लिए अच्छा रहेगा। सजिटेरियस के लिए अच्छा दिन है, कैंसेरियंस के लिए अच्छा दिन है, जॉब में प्रमोशन आ सकती है। कैंसेरियंस का कहा आपने और किसका कहा? सजिटेरियस का, स्कॉर्पियो और इनके आज इनके दिन अच्छे हैं। आज इनको कुछ सडन गेन्स हो सकते हैं, जिनको पैसे वैसे दिए हुए हैं उधार वहां से वापस आ सकते हैं, ऐसी कुछ चीज बन सकती है। तो जॉब में अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है। और नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट इन 3-4 प्लैनेट का, खासतौर पे लियोस का, वर्गोस का, इनके ट्रेवल भी हो सकते हैं इस वीक में। अच्छा, लियो जी 2-3 स्टार्स को, 2-3 ज़ोडिएक साइंस को, कैप्रिकॉर्न्स को और एरीज वालों को, इनको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए होगी। यहाँ पे अपने थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का मामला सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें इस वीक में इनको केयर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे पाइसेस की, तो पाइसेस के बारे में क्या बताएंगे आप? जी पाइसेस के बारे में इस वक्त इनको जो है कोई नई जॉब ऑफर आ रही है, चेंज ऑफ प्लेस नजर आ रही है पाइसेस की, और पाइसेस इस वक्त फौरी तौर पे उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस वीक में इनको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में अच्छा चांस है कि वहां जाके वो जॉब या बिजनेस या कोई भी कारोबार या नई अपॉर्चुनिटी जो अवेल करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वीक में जाके अवेल करें, वहां जाके ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सही। और एरीज के लिए भी ठीक है। एरीज को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का कंसर्न है, इस वक्त थोड़े अखराजात इनके ज्यादा होंगे, थोड़े से पैसे वैसे हेल्थ इश्यूज पे, लेकिन ये है कि कोई इतना स्विफ्ट मामला नहीं है, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल कंसर्न्स को भी अपने इनको सेटल रखना पड़ेगा। सही। एरीज के बाद आगे बढ़ते हैं टॉरस की जानिब। टॉरस वालों को इस वक्त जो है वो अपने जो ट्रैवल से रिलेटेड मामला है और जो एजुकेशन से रिलेटेड मामला था, अगर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं या जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीक बड़ा अच्छा है। जो रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए वो जेमिनी वाले हैं, जेमिनी इस वक्त जो है वो रिलीजियस ट्रैवल कर रहे हैं, उनका पूरा प्लान इस वक्त बना हुआ है, और ये वीक उनके लिए फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से और बाकी के हवाले से भी बेहतर। सही। जेमिनी के बाद आगे बढ़ते और आते हैं लिब्रा की जानिब। जेमिनी के आगे कैंसर आ जाता है उनका, मैंने आपको बताया है कैंसर का। जी कैंसर के मैंने बताया। लियोस को भी इस वक्त जो है वो मिलने का टाइम मिलेगा। लिबरल्स के लिए ये है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वीक है। अभी वो कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी फैंटेसी कर रहे हैं चीज की, कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स उनके अधूरे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक का। इस वीक में कोई इतने प्रॉपर रिस्पॉन्सेज उनको मिलने वाले नहीं है। हेल्थ वाइज ठीक है, फाइनेंशियल कंसर्न्स ठीक है, अखराजात नहीं होने वाले, लेकिन ये है कि बाकी वीकेंड पे कहीं जा सकते हैं, वीकेंड पे गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, जो बड़े अरसे से ओवरड्यू था वो हो सकता है, वहां पे जाके चीजें काफी सारी बेहतर हैं। सही। लिब्रा के आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। जी स्कॉर्पियो को भी मैंने बताया, स्टेज को भी बताया, इनके टाइम अच्छे हैं इस वक्त। इनको आज इस वीक में, बल्कि इस वीक पूरे में फेवर्स मिल सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस रह गए थे। कैप्रिकॉर्न के बारे में अगर मैं ये बात बताऊं कि कैप्रिकॉर्नियन जो है इस वक्त पूरे प्लान में बैठे हुए हैं कि इस वक्त अपना कोई एसेट चेंज करे, नया घर, नई गाड़ी, नया फोन, इस तरह काम है, और इस महीने में उस पर बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं इनके, और ट्रैवल भी हो सकता है, खर्चा बढ़ रहा है। हाँ जी कैप्रिकॉर्न, हाँ जी खर्चा बढ़ रहा है और एसेट नया बन रहा है उनका। सबसे अच्छी बात है कि करके ये खर्चे करके उनका वो अच्छा एसेट बन रहा है। एक्वेरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्वेरियंस थोड़े से इस वक्त जो है वो कंफ्यूज है अपनी जॉब को लेकर, और जॉब छोड़ना चाह रहे हैं या अपना जो बिजनेस है उसको स्विच करना चाह रहे हैं। इनको अभी जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। कम से कम अगर हम वीकली से हटके अगर मंथली की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में जाके अपनी जॉब स्विच करें, या जिनकी जॉब्स नहीं चल रही है, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे, उनको 1 महीना और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वहां जाके चीजें काफी सारी बेहतर होंगी। लेकिन ये वीक अभी आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर गुजारें, जो आप काम कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, आप उस पर स्टिक करें। सही। तलहा कुछ पूछना चाह रहे हैं। तलहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि शेख साहब का कुछ वजन बढ़ रहा है ना, क्या वजह है इसकी? को प्रेशर जो है अब मैं खासा खाने के दस्तरखान पे ज्यादा दे रहे हैं, वो क्या वजह है इसकी शेख साहब? नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो गई। मैं कह रहा हूँ आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? हाँ जी मेरा वजन काफी सारा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा सा ना अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, और आजकल अब
जिम ज्वाइन कर लिया। आपको नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह बहुत अच्छा नजर आऊंगा। बेटर लेट देन नेवर, गुड यू जॉइंड द जिम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शेख साहब। लेकिन एक चीज वर्दा जो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर की है, जितने भी दुनिया के बड़े कामयाब न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि जब इंसान जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, पसीना निकालता है, तो उसके न्यूरॉन्स दिमाग में ऐसे एक्टिव होते हैं कि उसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा बदलाव आता है। जो प्रेशर्स, डिप्रेशन, सप्रेशन का हम पाकिस्तानी शिकार हैं, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि भाई खुदा रहा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक कर लो, सिर्फ जॉग कर लो, जो आप कर सकते हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो करो जरूर। क्योंकि इस वक्त जो जहनी तनाव है उसकी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसीलिए एटलीस्ट एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करेंगे आप एक सेहतमंद जहन और सेहतमंद जिस्म के मालिक होंगे, और जब तक सेहतमंद जिस्म नहीं होगा सेहतमंद जहन भी नहीं होगा। और ये हमारे लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, सबको करना एक साथ मिलकर पड़ता है। आप क्या करती हैं, जिम जाती हैं? नहीं मिलेंगे, एक्सरसाइज करती हूँ घर में, कि मेरे पास है मशीन और कार्डियो वगैरह की मशीन। मैं तो बताइए चूल्हे के ऊपर एक्सरसाइज करती हैं? नहीं, कार्डियो है मशीन। मैं खाना पकाते हुए इतना पसीना निकाल लेती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। वैसे ये बात लगाते बहुत सी खवातीन ये कहती हैं कि जी हम घर में इतना काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। खाना भी तो इतनी सारी जगहों पे पकाती है ना, मैं क्या बोलूं, वो तो एक प्रोफेशन है, क्या पता, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये है कि वो एक हाथ का जायका है, एक हुनर है। इस हाथ के जायके के हम मुंतज़िर हैं, वरना इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी दिन हम आपके हाथ के जायके खाना खाएंगे। अभी तो मतलब शो को हमारे ना 7-8 महीने हो गए, अभी तक नसीब में नहीं आया है। आता जब तो खाते नहीं, सबसे पहले तला जाने वालों में से एक होते हैं कि जी वर्दा किचन कर रही है, मैं भागूं सबसे पहले, है ना। लेकिन भागने का तो मौका कोई हाथ से जारी नहीं, पाकिस्तानी भी तो है ना, हम याद रखिए। पूछ रही हूं तला, आप क्या बनाते हैं सबसे अच्छा? मैं सबसे अच्छा जो हूँ प्रॉन कढ़ाई बनाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉन्स खाने का शौक था, तो उसकी कढ़ाई सीख ली मैंने। आसान भी होते हैं, जल्दी से बन भी जाते हैं, 2-3 घंटे इंतजार भी नहीं करना पड़ता। सर्दियां आने लगे, इस गर्मी के मौसम में प्रॉन्स जो है, बारिश अच्छी हो गई है, हम खा लेंगे, मसला नहीं, हम खाने वालों में से हम खा लेंगे। और इसी शो पे यहाँ बैठ के तलहा कढ़ाई लेके आएंगे, मैं आपके सामने एक बाइट लूंगी, उसका बाद में पूरी खा लूंगी अलग से, लेकिन बताऊंगी कि तलहा के हाथ में जायका है कि नहीं। सुबह प्रॉन कढ़ाई वर्दा मैं सुबह नाश्ते में खाने को मैं समझता हूँ आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी नहीं, मैं नाश्ते में खाने को तैयार, जहाँ नाश्ते में हम पाए और ये सब चीजें मैं ये नहीं खा पाता, मुझे नाश्ते में ना पाए मुझे हजम ही नहीं होता है। लाइट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को हमारा शो पसंद आया होगा। सितारों के हाल से लेकर कॉमेडियन भी थे आज, और आज माशाल्लाह से बड़े अच्छा हमारा शो था। दुआ इसकी हम करूंगा, अब शो के आखिर में दुआ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, हमारे लोग रियलाइज़ करें कि कब तक पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनफ इज़ इनफ, पानी सर के ऊपर गुजर गया है, बहुत सारे लोग पानी में डूब गए हैं, और कितने डूबेंगे, बस यही सोच के मैं परेशान होता हूँ। इसलिए अल्लाह खैर करे। दुआओं में हमें और पाकिस्तान को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे, देखना मत भूलिए दुनिया बोले, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे आजकल ज़िंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।